मित्रों, जैसा कि आप जानते हो ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो उसको ध्यान रखते हुए मैं अकाउंटिंग को स्टार्ट किया हूँ, अर्थात लेखांकन। यानी कि कोई भी व्यवसाय कोई स्थापित करता है या कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस के अंतर्गत क्या क्या मानदंड होते हैं, उसके अनुसार जो वहाँ पर आवश्यकताएं होती हैं जिन मानदंडों की, तो उनको समझाने का हम प्रयास करेंगे। दूसरी बात है कि कोई व्यवसाय जो होता है वो किन किन पिलर पे डिपेंड होता है, और ये जो पिलर होते हैं किसी भी व्यवसाय के लिए या किसी उद्योग के लिए कितना इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसमें काम जो करते हैं तो वो किस आधार पे करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। राइट। साथ ही साथ हम समझने का प्रयास करेंगे कि हाँ, जो भी अकाउंटिंग होती है, लेन देन होती है, गणना होती है, वो किस बेस पर होती है, उसको कैसे मेंशन किया जाता है। ओके। साथ ही साथ आप जानते हो कि कोई भी जो भी उद्योग स्थापित होता है तो उद्योग स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता किस चीज़ की होती है, तो वो होती है भूमि की और कैपिटल की। ओके। तो भूमि और कैपिटल अगर किसी के पास पर्याप्त रूप से मिल जाते हैं तो फिर उसे उद्योग स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उद्योग स्थापित हो जाता है तो उद्योग स्थापित करने के बाद उसे अलग अलग तरीके से कुछ आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आवश्यकताएं होती हैं जैसे कि उसको ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ सकती है, या जो भी वो अपने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बना रहा है तो उन इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकता है, वो बिक्री भी कर सकता है, सेल भी बिक्री भी कर सकता है, या जिसे उसे आवश्यकता है तो वो दूसरे उद्योग से वो ले भी सकता है। राइट। तो इसका भी विवरण होता है। साथ ही साथ आप जानते हो कि उसके लिए क्या होने चाहिए, वर्कर होने चाहिए। देखो, बिना वर्कर के कोई काम नहीं हो सकता, चाहे आप उद्योग स्थापित करो, चाहे कैपिटल हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आपके पास वर्कर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, काम करने वाले आपके पास नहीं है, तो आप उद्योग को नहीं चला पाओगे। लेकिन आप जानते हो कि वर्तमान स्थिति के अनुसार आपको वर्कर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, इतना बेरोजगारी है तो वर्कर तो मिलेंगे ही। तो आपको सबसे पहले किन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो उद्योग स्थापित करते हैं तो स्थापित करने में जो आवश्यकताएं होती हैं, जिन मानदंडों को हमें आवश्यकताओं के जो उद्योग में काफ़ी एक पिलर का काम करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम उनको समझेंगे। दूसरी बात है कि वो जो काम करते हैं किस बेसिस पे करते हैं। राइट। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमने मेरे पास संपत्ति सब कुछ उद्योग स्थापित हो गया, ऐसा नहीं होता है। कि क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी उद्योग इस्टेब्लिश किया जाता है तो और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमें पहले ये एक पर्पज़ देखना होता है कि हम जिस स्थिति में उद्योग इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो उद्योग हमारी पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त उस चीज़ को बेनिफिट दे पाएगा नहीं, क्या हमारी बैलेंस शीट को संतुलन कर पाएगा नहीं। ये चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, क्योंकि उद्योग स्टैब्लिश करने का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी या कोई उद्योग स्थापित हो रहा है तो वो उद्योग जो है वो किसके लिए होता है, प्रॉफिट के लिए होता है। तो जब प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो किस चीज़ का उद्योग है। राइट। तो आप खुद समझ सकते हो कि हमें सबसे पहले उन सभी चीज़ों को जुटाने की ज़रूरत होती है जो हमारे उद्योग को इस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके। तो हम सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम क्या करते हैं कि उद्योग इस्टेब्लिश अगर हम करते हैं, राइट, तो उद्योग स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होती है, वो होती है कैपिटल की। ओके। अगर हमारे पास पर्याप्त रूप से कैपिटल है, यानी कि कैपिटल का मतलब होती है एक प्रकार की पूंजी, और ये पूंजी जो है, ये जो पूंजी होती है ये एक प्रकार की खुद की मालिक की होती है। राइट। अब इसमें आप जानते हो एसेट होती है एक प्रकार की, इसकी एक मालिक की होती है, और ये जो मालिक होता है, राइट, ये मालिक कोई विशेष व्यक्ति भी हो सकता है, राइट, या कोई एक सरकार हो सकती है। ठीक है, सरकार भी अपना उद्योग स्टैब्लिश कर सकती है, व्यक्ति भी अपना उद्योग स्टैब्लिश कर सकता है। तो उसके पास क्या होनी चाहिए, एक कैपिटल होनी चाहिए, और कैपिटल एक प्रकार की उसकी निजी होती है। राइट। निजी कैपिटल होती है। तो निजी कैपिटल में हम व्यक्ति एक को नहीं लेंगे, कई व्यक्तियों को भी शामिल कर सकते हैं। सरकार जो होती है वो भी अपना उद्योग स्थापित कर सकती है। तो इम्पॉर्टेंट किसी उद्योग को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होती है, कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो पूंजी एक्चुअली में होती क्या है, तो पूंजी आप जानते हो कि एक प्रकार की ऐसी परिसंपत्ति होती है जो
किसी भी क्षेत्र में निवेश करने के लिए उपयोग की जाती है, राइट, जहां से हमें लाभ अर्जन किया जा सके। पूंजी किसे कहते हैं? मतलब एक प्रकार की ऐसी संपत्ति होती है जिससे हम लाभ प्राप्त कर सकें, वही पूंजी कहलाती है, राइट। तो अब बात ये आती है कि हमारे पास अगर संपत्ति है, राइट, हमारे पास संपत्ति है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले भूमि को जुटाने का प्रयास करेंगे। हमें क्या चाहिए? वहाँ पे ज़मीन चाहिए, क्योंकि हमें उद्योग कोई ज़मीन पे इस्टेब्लिश किया जाता है, राइट। जैसे कोई भी आप देख लो, जैसे आप सर्विस का भी, अगर आप सर्विस का भी कंपनी आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप जानते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। भले ही आपका वो सर्विस जो है, सर्विस सेक्टर जो है वो आपका अदृश्य हो, राइट, नहीं दिखता हो, लेकिन आप जानते हो सर्विस सेक्टर के लिए भी हमको ज़मीन की आवश्यकता पड़ जाती है, राइट। तो क्यों? क्योंकि आप जानते हो ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस इस्टेब्लिश होना चाहिए, वहाँ पे पूरा एक सिस्टम होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसे कोई चीज़ कनेक्टिविटी जो होती है एकदम सभी सर्विस में भी आप नेटवर्क के माध्यम से जोड़ तो सकते हो, लेकिन उसमें भी भूमि की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आप हमेशा याद रखना कि कोई भी आप उद्योग ले लो, चाहे कंपनी ले लो, ठीक है, उसमें हम जो भी संपत्ति यूज करते हैं तो वह संपत्ति जो है एक प्रकार से देखा जाए तो सबसे पहले हमें कहाँ लगानी पड़ती है? वो लगानी पड़ती है जमीन में, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहां पे कैपिटल के साथ साथ जमीन को भी देखेंगे। अब हम जमीन को जब देख लिया, संपत्ति को देख लिया, तो हमें इसके लिए आप जानते हो किसकी आवश्यकता पड़ सकती है? वो है कार्यकर्ता की, अर्थात जो एक प्रकार के वर्कर होते हैं, ठीक है, यानी कि मजदूर होते हैं, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो कैपिटल के साथ साथ जमीन की भी जरूरत पड़ेगी, कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी। इसी के बाद आप जानते हो वहाँ पे वैसे उद्योग को स्टैब्लिश करने के लिए जो मानदंड होते हैं बहुत सारे होते हैं, केवल कैपिटल, जमीन, कार्यकर्ता ही नहीं होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी होता है, इसी के साथ साथ आपको जल होता है, पानी की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ की आवश्यकताएं होती हैं, ऐसे उद्योग इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में सेट होनी चाहिए। तो कार्यकर्ता हैं, ज़मीन है, कैपिटल है, और आप जानते हो वर्कर हैं, मशीनें हैं, ये सभी जो है ना एक प्रकार के उद्योग को स्थापित करने में भूमिका निभाते हैं। ओके, तो आपसे उम्मीद करते हैं उद्योग को जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें मानी जाती हैं वो दो ही मानते हैं, उसमें कैपिटल और ज़मीन। वैसे तो और भी होती हैं, कार्यकर्ता हैं, जैसे वर्कर होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वहाँ पे जल की आपूर्ति होनी चाहिए, राइट, बिना जल का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। और आप जानते हो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, कोयला चाहिए, कुछ चाहिए, ठीक है, ये सभी होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर केवल उस विशेष पार्टिकुलर उद्योग की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कोई ऐसी सर्विस कंपनी जहाँ उद्योग या कोयला की शायद आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो ये सर्विस चीज़ों में आप देखोगे तो वहाँ पे कैपिटल और ज़मीन की भी आवश्यकता पड़ेगी और कार्यकर्ताओं की तो पड़ेगी ही, गारंटी है, राइट। तो आप एक बात ये समझिए कि अगर हम क्या करते हैं कि ये उद्योग इस्टेब्लिश करते हैं तो उद्योग में क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें क्या लगाएंगे? पूंजी लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे। तो पूंजी एक प्रकार की क्या ये है, होती है परिसंपत्ति, राइट। ये क्या होती है? एक प्रकार की परिसंपत्ति होती है, और संपत्ति एक प्रकार की अगर देखा जाए तो ये संपत्ति क्या कहलाती है? एसेट कहलाती है। यानी कि हमारे पास उस प्रकार की संपत्ति होती है, जैसे हम जानते हो कि आप कोई भी किसी क्षेत्र में हम निवेश करने के लिए जब हम उस परिसंपत्ति का यूज करते हैं तो वही संपत्ति से हमको क्या होता है? लाभ अर्जित होता है। तो हम उस संपत्ति को क्या कहलाते हैं? वो पूंजी कहलाती है, राइट। अब वो क्या होती है कि ये जो एक्चुअली में देखा जाए ना, जब हम संपत्ति को क्या कर लेते हैं, किसी उद्योग में हम लगा देते हैं तो उद्योग से क्या होता है? हमें लाभ होता है, राइट। अब वो लाभ जो हो रहा है, राइट, वो लाभ जो हो रहा है वो एक्चुअली में उस पूंजी के माध्यम से ही हो रहा है, ठीक है, उस पूंजी के माध्यम से हो रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी। तो अब क्या होता है कि जब हमारे पास लाभ का अर्जन हो जाता है, तो यही जो लाभ है, राइट, सुनना ध्यान से, यही जो लाभ है ये एक्चुअली में देखा जाए ये क्या किसको प्रदर्शित कर रहा है? रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? पूंजी को कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि हम किसी भी क्षेत्र में जब पैसा लगाते हैं तो वो पैसा से ही पैसा आता है, ओके, वो पैसा से ही पैसा आता है। तो वो जो पैसा से पैसा आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? वो पूंजी ही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि हमने जिस क्षेत्र में पैसा लगाया है, संपत्ति लगाई है, उस संपत्ति से हमने 4 पैसे तो कमाए, ठीक है, अतिरिक्त 4 पैसे कमाए, तो वो हमारे लिए क्या है? पूंजी है, ठीक है। अब ये पूंजी जो है आप जानते हो क्या क्या हो सकती है, इसमें आप जानते हो कि ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये आपकी चल संपत्ति भी हो सकती है और अचल संपत्ति भी हो सकती है, राइट। अचल संपत्ति और चल संपत्ति दोनों हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चल संपत्ति में हम
अगर कहीं भी इस्टेब्लिश करते हैं तो ज़मीन लेंगे, तो ज़मीन है, ठीक है, इसके लिए हम क्या लेंगे, बिल्डिंग एक लेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, राइट, ज़मीन है, बिल्डिंग बनाएंगे, राइट, इसी के साथ साथ पूरा हम ट्रांसपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारी जो एक खुद की ये क्या है, एक ज़मीन है, बिल्डिंग है, ये मालिक खुद अपनी बनाता है, काम करता है उसमें, तो वो एक्चुअली में देखा जाए ना तो वो क्या है, वो उसकी एक चल संपत्ति है, राइट, वो उसकी एक चल संपत्ति है। लेकिन ये चल संपत्ति कैसी है, जो मैंने निवेश की गई है, राइट, वो क्या है, जो मैंने निवेश किया है। स्टार्टिंग में जब हम निवेश करते हैं तो उसमें क्या है, ज़मीन लेंगे फिर बिल्डिंग बनाएंगे, तो वो तो हम निवेश कर रहे हैं ना, अब वो खर्च कर रहे हैं, अब इसी खर्चे से हमको क्या आएगा, पैसा आएगा, राइट, तो हम उससे क्या है, पूंजी अर्जित करेंगे। दूसरी बात आती है, अचल संपत्तियां ऐसी होती हैं जो एक्चुअली में देखा जाए जो लेन देन में काम आते हैं। जैसे लेन देन में आप जानते हो कि कैश है, ठीक है, तो ये एक प्रकार की अचल संपत्ति है, कैश है, सोना भी एक प्रकार का अचल है, तो सोना हुआ, ये कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जो लेन देन में काम आती हैं, समझ रहे हो, जो लेन देन में काम आती हैं, जैसे कैश, सोना और भी संपत्तियां होती हैं। जैसे आप आज तो अब तो खैर डिजिटल चलने लगा है सब कुछ, तो आप जानते हो ये जो लेन देन होता है ये एक प्रकार की अचल है, जो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण किया जा सकता है। तो ऐसी संपत्ति जो होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, अचल संपत्ति है, राइट। तो अब बात ये आती है कि चल और अचल। चलो तो बात अब ये करते हैं कि जैसे ज़मीन है, बिल्डिंग है, तो ये एक प्रकार की जो चल संपत्तियां हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, पूंजी को कर रही हैं। अब ये जो पूंजी है, ये जो पूंजी है, ये पूंजी जब कहीं लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें अलग अलग प्रकार से कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ते हैं। ओके, इंस्ट्रूमेंट भी हमको खरीदने पड़ते हैं। अब उनको इंस्ट्रूमेंट जब हम खरीदते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या हैं कि जैसे उसको हम कलपुर्जे बोलते हैं, तो उनसे क्या है, किसी कुछ हम अपना एक बिजनेस डालते हैं, कोई नाम से मंगलम बिजनेस है, किसी नाम से हमने डाला, तो उसमें हमने संपत्ति लगाई, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी तैयार किए और कुछ इंस्ट्रूमेंट हम बाहर से खरीदते भी हैं, ठीक है। तो हमको क्या होता है कि यहाँ पे कुछ उधारी भी लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, जैसे आप जानते हो कोई भी अगर उद्योग स्थापित होता है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास पर्याप्त रूप से पैसा हो, उसके पास पर्याप्त रूप से पैसा हो सकता है वो कुछ उधार ले ले, ठीक है, उधार ले ले, तो वो क्या है, वो लायबिलिटीज हो जाती हैं, ठीक है। तो वो उधारी पैसा ले लेता है तो वो क्या है, एक प्रकार का देखा जाए ना, वो डेबिटर हो जाता है, ठीक है। तो वो डेबिटर हो जाएगा, क्यों, उसने उधार लेगा तो 100% तो उसे देना पड़ेगा, जब वो देना पड़ेगा तो वो एक प्रकार का डेबिटर है, देने वाला है तो डेबिटर हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि यही जो पैसा है, राइट, जो यही पैसा है जब बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो जो उधारियां होती हैं तो उनको चुकता करना पड़ता है, उनको क्या करना पड़ता है, चुकता करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि हमारे पास जो भी बेनिफिट हुए हैं, चाहे वो चल संपत्ति के हों चाहे अचल संपत्ति के हों, इनको एसेट्स के रूप में एक तरफ हम तैयार कर लेते हैं, दूसरी तरफ हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास देनदारियाँ हैं, राइट, देनदारियाँ हैं, यानी कि जो हमने पैसा लिया था वो हम दे रहे हैं, तो क्या होता है, पैसा लिया था हम दे रहे हैं, तो देनदारियां, तो उनको हम एक्चुअली में क्या करेंगे, बाइकआउट करते हैं, हटाते हैं, कि हमारे पास जो उधारियां थी, हमने जिससे उधार लिया था वो हम उधारियां चुकता करेंगे, उस आधार पे हम एक बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात ये कर लेते हैं कि जो एसेट होते हैं, जो एसेट होते हैं ये एक प्रकार की क्या है, परिसंपत्ति है या संपत्ति है, इनको हम मेंशन करते हैं। तो ये भी आप जानते हो कई अलग 3 प्रकार की आपको मिल जाएगी। पहली होती है आपको करंट एसेट, ठीक, तो करंट एसेट क्या होती है इसको समझते हैं। दूसरी होती है इसमें नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, ठीक, और थर्ड होती है आपकी फिक्स एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, राइट। ये एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये इनकम का एक भाग होती हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉफिट का एक भाग का एक हिस्सा होती हैं। ओके, इस प्रकार से हम कह सकते हैं एसेट, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि कोई भी कंपनी स्टैब्लिश होती है तो आप जानते हो कि उसके पास जो पूंजी है उस पूंजी से लाभ अर्जन करेगा, तो वो लाभ अर्जन करेगा तो उस 3 आधार पे, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, वो उस प्रकार से अगर चाहेगा तो उसको क्या है कि वो लाभ अर्जित करने का प्रयास करेगा। तो बात यही आती है कि ये जो करंट एसेट होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, सुनना ध्यान से, ये जो करंट एसेट होता है ये होता क्या है
तो ये आप जानते हो कि करंट एसेट एक प्रकार का ऐसा होता है कि किसी भी हमने, जैसे आप जानते हो कि मैंने कुछ ऐसा मान लेते हैं कि मैंने कुछ ऐसा कलपुर्जा तैयार किया जो एक 12 महीने के अंतर्गत हमको क्या है वो लाभ प्राप्त करा सकता है। ठीक है, यानी करंट एसेट का मतलब ये होता है कि मैंने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया, कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा मैंने कलपुर्जा तैयार किया है जो किसी भी एक जैसे हम कह सकते हैं एक वस्तु को तैयार करने में, एक वस्तु को तैयार करता है और वो वस्तु जो है वो 12 मंथ के अंतर हमको लाभ प्राप्त कराती हो। राइट, यानी कि आप कह सकते हो कि मान लेते हैं कि जैसे हमने लागत जो मूल्य है कॉस्ट प्राइस है। राइट, जैसे आप जानते हो लागत मूल्य है, यानी कि मैंने कॉस्ट प्राइस है, उस लागत मूल्य पे मैंने 100 रुपये का कोई चीज़ खर्चा किया है। राइट, खर्चा किया है 100 रुपये का। अब क्या होता है कि 100 रुपये जब खर्चा किया है तो ये खर्चा जो है ये 12 महीने के अंदर क्या होता है कि ये वस्तु जो है 110 रुपये की फ़ायदा हो गई। तो यहाँ पे आप जानते हो ये क्या है 10 रुपये का फ़ायदा है, तो ये 12 महीने के अंदर होना चाहिए। तो ये जो इसकी संपत्ति है 10 रुपये करंट एसेट में जमा हो जाएगी। ओके, यानी कि जैसे आप जानते हो कि हमने क्या किया कि हमने कोई भी एक गाड़ी तैयार की, वो गाड़ी जो तैयार हमने की है उसमें जो लागत मूल्य होता है, ध्यान से सुनना, जो लागत मूल्य होता है उस लागत मूल्य और जो बिक्री मूल्य है, सुनना ध्यान से, तो बिक्री मूल्य जो है उस बिक्री मूल्य में से हम क्या करेंगे, जैसे इसका लाभ निकालेंगे ना, तो बिक्री मूल्य में से जो लागत मूल्य है उसको हम माइनस करेंगे, यानी कि उसको हटा देंगे, तो हमारा जो भी पैसा निकल के आएगा वो एक लाभ होगा। लेकिन ये किस में होना चाहिए, 12 महीने के अंदर होना चाहिए। ध्यान से सुनना, ये 12 महीने के अंदर होना चाहिए, यानी कि ऐसा लाभ, ऐसा आर्थिक लाभ हो जो 12 महीने के अंदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हमको तैयार करके दे देता है, तो उसका जो धन है, उसकी जो पूंजी, उसकी जो परिसंपत्ति होती है वो करंट एसेट में जमा होती है। ध्यान से सुनना, वो किस में होती है, करंट एसेट में जमा हो जाती है। क्योंकि आप जानते हो धीरे धीरे जैसे अंदर घुसते जाएंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन आपको लेक्चर एक बार नहीं 2 बार देखना है, क्योंकि मैं 5 वीडियो के अंतर्गत ही मैं इसको खत्म कर दूंगा पूरा। राइट, चलो, तो करंट एसेट आपको समझ में आ गया ना कि जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट तैयार कर लो, ठीक है, और वो प्रोडक्ट तैयार जो हैं, ठीक है, क्या होता है जो प्रोडक्ट तैयार हैं, जैसे कोई भी चीज़ें आप ले लो, खाने वाली चीज़ें ले लो, तो खाने वाली तो आप जानते हो डेली बेसिस पे यूज कर लेते हैं। तो कोई प्रोडक्ट है जैसे कि आप जानते हो कुरमुरे हो गए, खाने वाली कोई चीज़ें वस्तुएं हो गई, तो आप जानते हो उसमें जो भी लागत मूल्य होता है उसको निकाल के हम जो प्रॉफिट निकालते हैं वो 12 महीने के अंदर हमको हो जाता है। तो ऐसा जो पैसा होता है वो हम किस में बोलते हैं, वो होता है करंट एसेट। क्यों, क्योंकि आप जानते हो उसको हमने क्या किया है, पहले मैंने क्या किया, उसमें लागत लगाया, कॉस्ट लगाया है, समझ रहे हो, तो वो है करंट एसेट के अंतर्गत। चलिए, तो करंट एसेट आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, ऐसा पैसा जो 12 महीने के अंदर हमको किसी प्रोडक्ट से प्राप्त हो जाए और वो पैसा जो है उसमें से भी जो भी कॉस्ट प्राइस है वो निकाल दिया जाता है। तो ऐसे हमको जो पैसा, जो हमको लाभ होता है, बेनिफिट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट। दूसरा क्या होता है कि नॉन करंट एसेट क्या होता है कि एक प्रकार का ये भी लाभ है। ये क्या है, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, तीनों ये लाभ ही हैं, एक प्रकार के आर्थिक लाभ ही होते हैं। क्योंकि हम जिस क्षेत्र में पैसा यूज करते हैं तो उस पैसे को हम किस वजह से यूज करते हैं, मुझे चाहिए आर्थिक लाभ, मुझे क्या चाहिए, उस क्षेत्र में प्रॉफिट चाहिए। राइट, अब मुझे प्रॉफिट जब चाहिए तो प्रॉफिट के लिए मैं क्या करूंगा, पैसे को इन्वेस्टमेंट करूंगा। राइट, अब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आप जानते हो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो 12 महीने के अंदर लाभ अर्जित करा देती हैं, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो 12 महीने से या 1 साल से ऊपर हो जाती हैं। ठीक है, तो जो 1 साल से ऊपर अर्जित हो जाती हैं तो ऐसा पैसा आप जानते हो वो नॉन करंट एसेट होता है। जैसे आप जानते हो कि इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो जो मशीनें होती हैं, ध्यान से सुनना, जो मशीनें होती हैं, तो ये मशीनें जो हैं एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये मशीनें हैं या कोई गाड़ियां हैं ये 12 महीने के पहले इनकी बिक्री हो जाए या 12 महीने के पहले ये कुछ इनसे धान मिल जाए, ये आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इनको हम नॉन करंट एसेट में क्यों डाल लेते हैं, वो हम इसलिए डाल लेते हैं क्योंकि आप जानते हो कि, एक मिनट, वो हम इसलिए डाल लेते हैं कि जैसे आप जानते हो
कि जो मशीनें होती हैं तो मशीनें क्या है, लंबे समय में हमें फ़ायदा उत्पन्न करा पाती हैं। ठीक है, मशीनें जो होती हैं वो लंबे समय में हमें फ़ायदा उत्पन्न कराते हैं, एक साल में नहीं कराती। ऐसा तो है नहीं कि एक साल में करा दी और ख़त्म हो गई, नहीं है ना, एक साल में भी कराती हैं, 2 साल में, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल भी लग सकता है ना। तो ये मशीनें जो हैं एक प्रकार से हमको किस में डालते हैं, नॉन करंट एसेट में डाल लेते हैं। किस में डाल देते हैं, नॉन करंट एसेट में डाल लेते हैं। और जैसे ज़मीन है, तो जो ज़मीन है, जैसे आप जानते हो कि जो ज़मीन है, ध्यान से सुनना, ज़मीन है, हमने किसी को सेल की है, बिक्री कर दी है, मैंने हमने बिक्री छोड़ो, हमने किसी से खरीदी है, राइट। अब वो खरीदी किस लिए है कि इसका पैसा हमको मिलेगा। तो आप जरूरी नहीं है कि एक साल के अंदर अंदर ही आपको ये फायदा दे दे, जरूरी थोड़ी ना होता है, हो सकता है लंबे समय 2 साल 3 साल 4 साल से हमको फायदा दे। अब जो फायदा देता है ना, तो वो जमीन से ही तो पैसा आया है, जमीन है, प्लाट हैं, ठीक, वो जमीनी के अंतर्गत ले लेंगे, प्लाट है, फ्लैट है, ये जितना भी है ना, ये एक प्रकार की अचल संपत्तियां होती हैं, इनको हम नॉन करंट एसेट में शामिल कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि इनसे जो हमें पैसा अर्जित होगा वो लॉन्ग टर्म में होता है, राइट, शॉर्ट टर्म में नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म से जो हमको पैसा अर्जित होगा तो उसको हम शामिल करते हैं नॉन करंट एसेट में। ठीक, मशीनें हुए, जमीन हो गई, ठीक, क्या क्या हुआ, मशीन है और जमीन है। तो मशीन जमीन में हम क्या करते हैं, जैसे मशीनें हो गई, मशीनें बहुत सारी हो जाती हैं, उद्योग में स्टैब्लिश की जाती हैं, तो वो लंबे समय में पैसा देती हैं। जमीन है, ठीक है, तो जमीन भी लंबे समय में पैसा देती है। तो 100% है कि नॉन करंट एसेट में आएंगे। आप जानते हो नॉन करंट जो एसेट होता है ये भी 2 टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा, कभी कभी पूछ देता है अंदर से, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि नॉन करंट एसेट जो होता है वो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है कि ये आपको 2 टाइप से होता है। पहला होता है एक मूर्त और अमूर्त। मूर्त और अमूर्त, देखो मूर्त और अमूर्त को मतलब आप समझते हो, जो चीजें हमको दिखती हो वो मूर्त हैं, जो चीज ना दिखती हो अमूर्त, यानी काल्पनिक जो है वो अमूर्त हो जाती है। ठीक है, तो जो मूर्त है वो हमको आंखों से जो दिखती है, जिसे हम छू सकें, राइट, जिसे हम छू सकें, वो एक प्रकार की मूर्त है। और जो दिखती हो, जो ना दिखती हो, अमूर्त होता है। एक प्रकार से काल्पनिक चीज दुनिया में चले जाते हैं, वो चीजें अमूर्त में आ जाती हैं, समझ रहे हो। तो आप एक चीज आपको बता दें, क्लियर कट कर दें, मूर्त जो होता है इसके अंतर्गत जो नॉन करंट एसेट होता है उसमें मैंने आपको बताया है, जैसे मशीनें हो गई, जमीन हुई, तो ये क्या है, एक प्रकार का मूर्त है। ये क्या है, एक प्रकार का मूर्त होता है। जबकि अमूर्त क्या होता है, ये अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत आप जानते हो, जैसे पेटेंट, जैसे हम जानते हो कि हम क्या कराते हैं, कॉपीराइट कराते हैं, पेटेंट कराते हैं, तो ये भी आप जानते हो एक प्रकार का नॉन करंट एसेट है, लेकिन अमूर्त है। पेटेंट जो है कोई 1 साल 2 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए होता है, ठीक है। तो आप जानते हो कि पेटेंट हो जाता है कि 20 साल तक है, आप क्या कर सकते हो कि हम पेटेंट ले लेते हैं कि इतने समय तक हमारे उस चीज़ को लेकर के पेटेंट है हमारा, और उस पर हम कोई भी कार्य करेंगे वो हमारे हिसाब से 20 साल तक हमारा वो बना रहेगा, ठीक है। यानी कि कोई भी हमने वस्तु बनाई है तो वो वस्तु की जो समय पीरियड रहेगा वो 20 साल तक रहता है, तो उस हिसाब से है, ठीक है। तो वो एक पेटेंट के आधार पर होता है। जबकि कॉपीराइट क्या होता है कि कॉपीराइट में क्या होता है कि हमने जो बना के तैयार किया है वो कोई कॉपी ना कर पाए, ठीक है, तो वो कॉपीराइट ले लेते हैं। तो 100% है, हाँ, लेकिन कॉपीराइट अगर व्यक्ति चाहता है कि हम उसको देना चाहें तो वो कॉपीराइट दे सकता है, तो दूसरा व्यक्ति कॉपीराइट कर सकता है। अगर वो व्यक्ति नहीं चाहता है तो अगला सामने वाला कॉपीराइट नहीं कर पाएगा, ये माइंड में सेट होना चाहिए। और ये एक प्रकार का क्या है, ये अमूर्त है। और अमूर्त है क्योंकि नॉन करेंट एसेट भी है। नॉन करेंट एसेट क्यों है, क्योंकि आप जानते हो ये लंबे समय तक रहता है, समझ रहे हो, 1 साल के अंदर अंदर नहीं होता है, ये काफी 20 साल तक होता है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको करंट एसेट और नॉन करंट एसेट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं फिक्स एसेट की, राइट। फिक्स एसेट एक प्रकार का देखा जाए तो ये एक काल्पनिक से हम इसको मान सकते हैं अमूर्त, एक प्रकार का, ये भी देखोगे ना तो ये भी एक प्रकार का अमूर्त ही समझ लो, ये भी एक प्रकार का अमूर्त ही होता है। लेकिन आप जानते हो ये फिक्स होता है, राइट, ये फिक्स होता है। फिक्स का मतलब कैसा होता है कि जिस क्षेत्र के लिए मैंने पैसा यूज किया है, राइट, जिस क्षेत्र के लिए मैंने पैसा यूज किया है वो इस आधार पे किया है कि वो इस समय के अंदर अंदर मुझको लाभ प्राप्त करा देगा, समझ रहे हो। इसकी डेट के लिए इसका क्या होता है कि फिक्स होता है,
ठीक है। अब चाहे वो फिक्स कोई भी समय ले सकता है, जरूरी नहीं है कि इसमें 1 साल भी हो 2 साल भी हो, ये 1 साल के अंदर अंदर ही फिक्स हो सकता है, 2 साल के अंदर अंदर हो सकता है, जस्ट 1 दिन हो सकता है, घंटे हो सकता है। तो ये फिक्स एसेट होता है, राइट। और ये फिक्स एसेट अगर आप देखोगे ये एक्चुअली में क्या है, एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की ऐसी संपत्ति होती है जो हम इस आधार पे इसकी गणना करते हैं कि हाँ मुझे भविष्य में इससे क्या है लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको हम पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक, क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं कि चलो कि आज हम जो पैसा जिस क्षेत्र में यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिस क्षेत्र में पैसा यूज कर रहे हैं तो इस आधार पे कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में वो हमको लाभ देगा, ये है इसका फैक्स होता है, ठीक है, कि आने वाले समय में देगा तभी वो खर्च करेगा। देखो कोई भी चीज़ है, जैसे एडवर्टीजमेंट एग्जाम्पल में हम ले लें, जैसे कोई भी एडवर्टाइज करता है, राइट, तो वो क्या करता है, वो अपनी कोई भी कंपनी है, कोई भी अपना उद्योग स्थापित करता है या कोई भी बिजनेस तैयार करता है, रेडी करता, बिजनेस को बढ़ाता है, तो उसका एडवर्टाइज करता है, यानी कि प्रचार प्रसार करता है। तो वो किस उद्देश्य से करता है कि मुझे आने वाले समय में मुझे क्या होगा, उससे पैसा मिलेगा, ठीक है, मुझे आने वाले समय में उससे पैसा मिलेगा, 4 रुपया मिलेगा। तो वो इस हेतु वो क्या करता है कि एडवर्टाइज करता है। अब वो क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि मुझे आने वाले समय में पैसा मिलेगा। अगर उसे इस चीज़ पे विश्वास ना हो कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा, एडवर्टाइज का पैसा मुझे जा रहा है, घाटा हो रहा है, तो उसे इस चीज़ के लेकर वो क्यों करेगा, वो इसी चीज़ के लिए तो करता है कि हम एडवर्टाइज करेंगे तो 100% है मेरा जितना खर्चा मैं कर रहा हूँ इससे मुझे कुछ तो पैसा मिलेगा, कुछ तो पैसा मिलेगा, वो अपना एक फिक्स रख लेता है, राइट। तो फिक्स एसेट आ जाता है। ये एक प्रकार का एक काल्पनिक ही संपत्ति होती है और जो आप जानते हो लंबे समय में हमको फायदे देती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जानते हो कि लंबे समय में ही फायदे दे दे, हो सकता है जल्दी दे दे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको एसेट जो है समझ में आ गया। एसेट एक प्रकार की क्या होती है, ऐसी संपत्ति होती है जहां जिस संपत्ति से हम निवेश करते हैं उस निवेश से हमको पैसा अर्जित होता है। अब वो पैसा है 1 साल में हो जाता है अर्जित तो करेंट एसेट, 1 साल से ऊपर में होता है तो नॉन करेंट एसेट है। और जो एक काल्पनिक आधार पे इस गणना से हम करते हैं कि हाँ मुझे पैसा एक लंबे समय में मुझे फायदा हो सकता है, उस हेतु हम अगर कहीं भी पैसा निवेश करते हैं तो ऐसा कहलाता है फिक्स एसेट। तो उम्मीद करते हैं तीनों में आपने बेसिकली अंतर समझ में आ गया होगा। ये भी एक प्रकार की क्या होती है, पूंजी ही होती है। संपत्तियां क्या होती हैं, एक प्रकार की पूंजी ही होती हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जितनी भी संपत्तियां हैं सभी पूंजी ही होती हैं। समझ में आ गया। चलो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब देखो करंट एसेट के अंतर्गत और भी कुछ अगर लेना चाहो, वैसे एडवांस में अगर हम चलते हैं क्योंकि एडवांस में पूछता है, तो करंट एसेट में अगर आप लेना चाहो तो आप जानते हो करंट एसेट में क्या होता है कि जैसे आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा करते हैं कि मान लो मैंने कहीं पे पैसा लगाया था, ठीक है, मैंने किसी को पैसा लगाया था, राइट, ठीक है, मैंने कोई भी कहीं पे ऐसे बिजनेस में पैसा लगाया था जहाँ पे कोई अन्य लोग भी यूज कर रहे हैं, राइट। यानी कि मैंने ऐसे बिजनेस पे पैसा लगाया जो हमको लाभ के लिए है, लाभ के लिए है, और वो एक्चुअली में क्या होता है, उससे जो फायदा हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, उससे बिल पेमेंट करते हैं, राइट, बिल क्या करते हैं, बिल पेबल करते हैं, राइट। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारी कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, वो एक बिल रिसीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल रिसीवर हो जाएगा। तो आप जानते हो कि जो बिल रिसीवर होता है, यानी कि बिल को हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो वो जो बिल रिसीव है वो एक्चुअली हमारी क्या है, करंट एसेट है। क्योंकि आप जानते हो बिल जो होता है, कोई भी चीज़ें हैं वो 1 साल के अंदर अंदर ही होती हैं, 1 साल से ऊपर नहीं होती हैं, याद रखना, ठीक है। बिल रिसीवर क्या होता है, वो 1 साल के भीतर होती हैं, और 1 साल के भीतर आप जानते हो कि ये क्या हो जाता है, करंट एसेट के रूप में आ जाता है। अब जैसे आप जानते हो कि जो बिल पेबल है, तो बिल पेबल क्या होता है, एक प्रकार की करंट लायबिलिटीज होती है। बिल पेबल क्या होता है, एक प्रकार की करंट है, हम अभी लायबिलिटीज पढ़ेंगे, ठीक है, लायबिलिटीज, ठीक, अभी हम लायबिलिटीज भी पढ़ लेंगे, एसेट के साथ साथ लायबिलिटीज पढ़ेंगे। क्योंकि बैलेंस शीट जब तैयार करते हैं ना, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तरफ एसेट होता है, दूसरी तरफ जैसे हमारा पूरा 1 वर्ष का जो वित्तीय विवरण होता है उसमें पूरा एसेट एक तरफ तैयार किया जाता है, राइट, दूसरी तरफ देनदारियां यानी कि लायबिलिटीज होती हैं,
तो उसका हम क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। हाँ, कि हमारे पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया है, तो उसमें बैलेंस ये देखते हैं हमको प्रॉफिट हुआ कि लाभ हुआ, उस आधार पे हम उस चीज़ को मेंशन कर लेते हैं, राइट। तो बैलेंस शीट तो हर एक कंपनी की, हर एक बिजनेस की होती है, सरकार की अपनी एक बैलेंस शीट होती है, और ठीक बजट की अपनी बैलेंस शीट होती है, बैंक की अपनी एक बैलेंस शीट होती है, उद्योग की अपनी बैलेंस शीट होती है, सभी अपनी अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। घर की एक अपनी बैलेंस शीट होती है, हर एक इंसान की अपनी बैलेंस शीट होती है, वो अपना अपना उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट तैयार करते हैं। चलिए, तो बिल पेबल क्या है, तो आप जानते हो एक प्रकार की करंट लायबिलिटीज है। तो इसको हम समझने से पहले आपको लायबिलिटीज समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, हम आपको बता दें, एसेट एक प्रकार का क्या होता है जहां से धन अर्जित किया जाए, और मुझे वो ये क्या होते हैं, लाभ के लिए होती हैं, ठीक है, यानी कि लाभ होती हैं, एक प्रकार की लाभी होती हैं। क्या होती है एसेट, एक प्रकार का ऐसा संपत्ति जहां यूज करके हम उससे धन कमा सकते हैं, उस आधार को हमको एसेट बोलते हैं, राइट। वो हर एक प्रकार की एसेट एक प्रकार की पूंजी ही होती है, ठीक है। चलो, तो उसको एसेट बोल देते हैं। दूसरी बात होती है कि लायबिलिटीज क्या होती हैं, कि आप जानते हो कि ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जैसे उधारी, ठीक है। अब ये उधारी क्या होती हैं, आप जानते हो कि जरूरी थोड़ी ना है कि हम कोई भी किसी क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं तो हमारे पास उस निवेश के लिए पैसा हो, जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे व्यक्ति से उधार लेंगे, राइट। तो जिससे उधार लेते हैं तो वो एक प्रकार का क्या होता है, क्रेडिटर होता है, लेनदार होता है। क्यों, क्योंकि हम उसको देंगे ना पैसा। क्योंकि हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति से हम पैसा लेते हैं, सुनना, जिस व्यक्ति से हम पैसा उधार लेते हैं तो वो क्रेडिटर होता है, राइट। क्या होता है, क्रेडिटर होता है, क्योंकि हम उसको पैसा जमा करेंगे, उसको पैसा देंगे, उसने मुझे उधार दिया है, ठीक है। और जब वो व्यक्ति हमको उधार दे रहा है तो उधार देने वाला जो व्यक्ति होता है तो वो क्रेडिटर इसलिए है क्योंकि हम उसको देंगे, हम मार के भाग थोड़ी ना जाएंगे, हम उसको पैसे देंगे, ठीक। हम उसको जब पैसे देंगे तो वो एक्चुअली में क्या होता है, क्रेडिटर के रूप में होता है। और जो व्यक्ति, आप सुनना ध्यान दें, क्रेडिटर में हो जाएगा। अब हम क्या हैं, डेबिटर हैं, हम देनदार हैं, हम देंगे ना उसको, वो लेगा, हम देंगे, तो हम उसके लिए क्या है, एक प्रकार के डेबिटर हैं, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है, हमारे पास से जो पैसा हमारे पास जमा किया गया था, इससे अगर हम पैसा दूसरे को देंगे इसके, तो यहाँ से पैसा निकल रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डेबिट, यानी कि डेबिटर है, डेबिटर देनदार हो जाएगा। और जो पैसा यहाँ से यहाँ आ रहा है, जमा हो रहा है, उधार से आ रहा हो चाहे कैसे भी आ रहा हो, जमा हो रहा है, तो ये क्या है, तो ये व्यक्ति जमा कर रहा है, इसको दे रहा है, तो ये जमा इसके लिए में हो रहा है, तो ये इसके लिए क्रेडिटर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, डेबिट जो उधार देता है वो क्या होता है, क्रेडिटर होता है, जो उधार लेता है वो डेबिटर होता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो वो एक समय बाद उधार देगा भी, ठीक, चुकता तो करेगा, बिल पेबल तो करना ही पड़ेगा उससे, समझ रहे हो। तो ये एक प्रकार की क्या होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं। क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी अगर पैसा उधार देता है तो वो एक साल के अंदर अंदर देता है, उसे वो जानता है कि जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में वो अपनी लायबिलिटीज को हटाता है, समझना ध्यान से, वो लायबिलिटीज को हटाता है, उधारियां को हटाता है, तो वो उधारियां कुछ लेता भी है, कुछ हटाता भी है। तो इस प्रकार से आप जानते हो कि हर साल बैलेंस शीट बनाई जाती है तो वो इस चीज पे देता है कि हाँ भाई, हम तुझे एक साल के लिए उधार दे रहे हैं, अब तू एक साल के बाद चुकता कर देना मुझे, क्योंकि मुझे अपनी भी बैलेंस शीट बनानी है, समझ रहे हो, मुझे अपनी भी बैलेंस शीट बनानी है, और हम तभी तुझे पैसा दे पाएंगे। हमारी बैलेंस शीट भी तो कंफर्टेबल होना चाहिए। अब मेरी बैलेंस शीट नहीं हो रही है, तुम कैसे ये चीज़ें मेंशन कर पाएंगे कि हमारे में लाभ हुआ है, हानि हुआ है, क्या हुआ है, राइट। तो उसके लिए मुझे जो लायबिलिटीज होती हैं ये करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आ जाती हैं, उधारियाँ। चलिए, तो ये एक प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हो। तो आपको मैं अब क्लियर पढ़ा दूं कि लायबिलिटीज होती क्या है। तो मैंने आपको अभी बेसिक समझाया था कि लायबिलिटीज क्या है, एक प्रकार की उधारियां होती हैं। लायबिलिटीज क्या होती हैं, उधारियां होती हैं। लेनदारी, देनदारी, यही तो लायबिलिटीज हैं, ठीक है। ये क्या है, लायबिलिटीज हैं। चलो, अब हम पढ़ते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, ठीक। अब लायबिलिटीज आप जानते हो ये क्या होती हैं, एक प्रकार की
ये उधारियाँ जिसे हम कहते हैं उधारियाँ, यानी कि इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं लेनदारी देनदारी प्लस देनदारी, क्योंकि हम कोई चीज़ उधार लेंगे तो उसको देंगे भी, तो ये उधारियाँ जितनी भी होती हैं, ठीक है, वो सभी क्या हैं, लायबिलिटीज हैं, वो सभी क्या हैं, लायबिलिटीज हैं। मान लो हमारे पास क्या है कि कुछ पैसा है, ठीक, हमारे पास निवेश करने के लिए मान लो 50 लाख रुपए है, राइट, 50 लाख रुपए है, और आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम जहाँ भी जिस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं तो वो 50 लाख से उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, समझ रहे हो, 50 लाख से उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा, उधार लेगा, ठीक है। तो वो उधार लेगा, तो उधार जब हम पैसा लेते हैं तो उधार वो कई प्रकार से ले सकता है, बॉन्ड के रूप से भी ले सकता है, सरकार से उधार ले सकता है, किसी बैंक से उधार ले सकता है, अलग अलग क्षेत्रों में किसी व्यक्ति से उधार ले सकता है, तो वो पूर्ति करेगा ही। तो जब वो किसी से उधार लेगा तो जो उधारी वाला पैसा है वो उसकी एक लायबिलिटीज होती है, समझ रहे हो, उधारी वाला जो पैसा है वो एक प्रकार की लायबिलिटीज है। जबकि आप जानते हो, आप अर्थव्यवस्था में जाते हो तो यहाँ पे एक प्रतिभूति आपने पढ़ी होगी, राइट, प्रतिभूतियाँ भी क्या है, एक प्रकार की देखा जाए तो लायबिलिटीज को ही प्रदर्शित रिप्रेजेंट कर देती हैं, वो भी करती हैं, क्योंकि प्रतिभूति भी आप जानते हो क्या होती हैं कि हम अलग अलग प्रकार से बॉन्ड जारी करते हैं, अलग अलग प्रकार से हम बॉन्ड जारी करते हैं या किसी से उधार लेते हैं तो उसको भी चुकता करते हैं। तो लायबिलिटीज हमेशा याद रखना एक प्रकार की उधारियाँ ही होती हैं जो लेनदारी देनदारी को क्या करती हैं, किसी भी बिजनेस में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, राइट। तो ये हमेशा याद रखना, कोई भी बिजनेस होता है खुद के पैसे से पूरा नहीं चलता है, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे पास सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जरूरी नहीं है कि मिलते ही हो, कुछ अन्य उद्योग में भी मिलते हैं, तो भाई हम उससे भी पैसा लेंगे, तो उससे लेंगे तो हम उसको पैसा चुकता करने पड़ेंगे। अब उधार किया है तो वो लायबिलिटीज में जाएगा, अगर हमने तुरंत पेमेंट किया है तो वो उसका एक एसेट में चला जाता है। चलो, अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि नहीं, निवेश करने के लिए हमारे पास जो पैसा चाहिए तो वो पैसा एसेट होता है, और जो पैसा कम पड़ गया है उसको हम कहीं से उधार लेंगे तो वो पैसा एक लायबिलिटीज में आ जाता है। तो हमेशा याद रखना, एक प्रकार का अगर देखा जाए तो जो हम देखा जाए तो क्या होता है कि जो चालू देयताएं होती हैं, ठीक है, जो चालू देयताएं होती हैं यानी कि करंट बेसिस पर जो लायबिलिटीज होती हैं, तो उसमें आप जानते हो क्या होता है, लेनदार देनदार को हम शामिल कर लेते हैं। तो आप जानते हो जो लेनदार देनदार होता है ये एक्चुअली में करंट लायबिलिटीज का ही एक प्रकार का पार्ट होते हैं, करंट लायबिलिटीज का ये एक प्रकार के हिस्सा होती हैं, कौन, लेनदारी प्लस देनदारी। क्यों, आप जानते हो कि जो चालू देयताएं होती हैं वो आप जानते हो क्या है कि लंबे समय में नहीं होती हैं, वो बहुत जल्द होती हैं, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर होते हैं। यानी कि आप जानते हो कि जैसे कोई भी कंपनी, एक बिजनेस यहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, एक बिजनेस यहाँ भी चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ इसके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ इसके पास हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो इसके पास हैं इसके पास ना हो सकता है कि इसके पास हैं वो इसके पास नहीं है, इसके पास जो है जो इसके पास नहीं है, तो वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, वो दे देते हैं, ठीक है। अब वो उधार भी दे सकते हैं, नगद भी दे सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। हम मान लो उधार देते हैं तो वो एक साल के अंदर अंदर वो चुकता करना पड़ जाता है, वो सोचते हैं कि चलो हम एक साल के अंदर अंदर क्या कर लेते हैं, वो चुकता करते हैं, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर हम चुकता कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो यही हम आपसे कह रहे थे लायबिलिटीज के बारे में। तो लायबिलिटीज में जैसे और अगर आप पढ़ना है तो इसके अंतर्गत हम, ठीक है, इसके अंतर्गत हम अगर और अंदर से समझें तो लायबिलिटी जब उधारी लेती हैं तो आप जानते हो कुछ इंटरनल भी होती हैं, कुछ एक्सटर्नल भी होती हैं, ठीक। इंटरनल कैसी होती हैं, इंटरनल का मतलब आप जानते हो कि हमें कुछ पैसा जैसे लेना होता है, ठीक है, हमें पैसा लेना होता है, तो एक प्रकार से इंटरनल में एक बिजनेस के अंतर्गत आप जानते हो बहुत सारे ऐसे वर्कर भी होते हैं जो अपने एक बिजनेस के अंदर ही काम करते हैं, हमारे बिजनेस में ही काम करते हैं, काफ़ी अच्छे डेवलप होते हैं, पैसों में अच्छा पैसा होता है, तो हम इंटरनल के रूप में उनसे ले सकते हैं, राइट, हम इंटरनल के रूप में उनसे ले सकते हैं। दूसरी बात होती है कि जैसे आप जानते हो, एक मिनट
चलो, जैसे आप जानते हो दूसरी बात क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि हम कोई भी जैसे बिजनेस है तैयार किए हैं, तो ये बिजनेस जो तैयार किए हैं, राइट, इस बिजनेस में हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट को तैयार करने के लिए हम दूसरा जो बिजनेस है, राइट, दूसरा जो बिजनेस है, इस बिजनेस से हम इस कुछ सपोर्ट मांगेंगे, राइट। ये एक प्रकार का इंटरनल हो जाता है। क्यों, आपको पता होना चाहिए इंटरनल कैसे होगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये बाहरी सोर्स नहीं होता है, क्योंकि इसको हमसे आवश्यकता पड़ सकती है और उसको हमसे आवश्यकता पड़ सकती है। जब ये एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, एक दूसरे के कार्य करने में ये पूरक हो जाते हैं, तो उनसे हम जो भी लायबिलिटीज उधारी लेते हैं वो इंटरनल में आ जाती हैं, राइट। क्यों इंटरनल में आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे समझो कि हमारे पास जैसे गाड़ी के कुछ कलपुर्जे हैं, ठीक, अब वो पहिया हमारे पास नहीं है। अब दूसरा पहिया हमने किसी अदर बिजनेस से लिया, अदर कोई व्यापार, कोई अलग कंपनी है या कोई भी उद्योग है, वहाँ पहिए बनते हैं, तो उससे मैंने लिया है। तो वो हम क्या करेंगे कि उससे जब उधारी लेंगे, राइट, उससे हम जब उधारी लेंगे तो वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो इंटरनल में इस वजह से आ जाएंगी क्योंकि वो व्यक्ति जो है या वो जो कंपनी है वो हमसे भी एक प्रकार से सहायता मांगेगी, राइट, क्योंकि हम उससे सहायता मांगेंगे तो वो हमसे भी हेल्प मांगेगी, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इंटरनल अंतर्गत आ जाएगी। और ये एक साल में इसको चुकता करना ही होता है, ये तो दिमाग में क्लियर कट होना ही चाहिए। एक्सटर्नल कैसा होता है, एक्सटर्नल आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल में आप जानते हो किसी बाहर से उधार ले सकते हैं, जैसे बैंक से उधार ले लेंगे, राइट, मतलब जिसका संबंध बैंक किसी उस उद्योग से संबंधित ना हो, ठीक, जिसका संबंध उस उद्योग से संबंधित ना हो, वो सभी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं। जैसे बैंक है, सरकार है, राइट, सरकार है। तीसरी बात क्या होती है, हाँ जी, अप्रत्यक्ष संबंध होता है। हम प्रत्यक्ष संबंध की बात कर रहे हैं, यहाँ अप्रत्यक्ष संबंध तो होता है, हम यहाँ पे हम बाइकआउट तो उनको नहीं करेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष संबंध थोड़ा रहता है, लेकिन प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, तो इस वजह से ये इसके आउटसोर्स हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बैंक है, सरकार है, इसके साथ ही साथ आप जानते हो अदर कोई संगठन है, बहुत सारे संगठन होते हैं उधार दे देते हैं, बहुत सारे ऐसे सर्विस चलती हैं उधार दे देती हैं, ठीक है, या किसी व्यक्ति है उधार दे देता है तो कोई व्यक्ति हम ले लेते हैं, राइट, कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कंपनी में कार्यकर्ता के रूप में ना हो, तो वो एक प्रकार का बाहरी व्यक्ति, ठीक है, तो वो हम एक्सटर्नल पैसा लायबिलिटीज होती है। अब ये लायबिलिटीज जो आप जानते हो कि ये भी आप जानते हो ये दो टाइप से ये भी होती है, एक तो होती है करंट लायबिलिटीज, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, तो करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है, करंट जो लायबिलिटीज होती हैं ये अगर आप देखोगे तो ये क्या होती है, मुझे एक साल के अंदर अंदर अगर किसी से मैंने पैसा लिया है, राइट, मैंने किसी से भी एक साल के अंदर अंदर मैंने पैसा लिया है, तो उसे एक साल के भीतर मुझे क्या करना होता है, चुकता करना होता है, राइट, मुझे एक साल के भीतर ही उसे चुकता करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो एक साल के अंदर अंदर जो हम चुकता कर देते हैं ठीक है, एक साल में जो हम चुकता कर देते हैं तो वो क्या है, करंट लायबिलिटीज होती हैं, और ये एक साल में चुकता करनी ही पड़ती हैं। तो हमेशा याद रखना, ये जो करंट लायबिलिटीज होती हैं ये एक्चुअली में आप देखोगे ना तो ये कुछ रिसेंट में ही तैयार की जाती हैं, ठीक है। तो ये ऐसी इस हिसाब से तैयार होती हैं करंट लायबिलिटीज जो करंट एसेट पे डिपेंड करती हैं। जैसे आप जानते हो कि मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट मैंने तैयार किए हैं जो एक साल में मेरे बिक्री हो सकते हैं, एक साल के अंदर अंदर बिक्री हो सकते हैं, तो उससे हमें जो प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमने जिससे उधार लिया है तो उसको हम पैसा एक साल के अंदर अंदर चुकता तो कर देंगे, राइट, उसको हम एक साल के अंदर अंदर चुकता तो कर देंगे ना, क्योंकि हम जानते हैं कि मैंने कोई प्रोडक्ट तैयार किया है, खाने पीने की मैंने वस्तुएं तैयार की हैं, अब वो एक साल के अंदर अंदर तो भाई उनको वो तो खपत उनकी हो ही जाएगी, ओके। अब जब वो खपत हो जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक साल में, सुनना ध्यान से, खपत हो गई तो उससे हमें प्रॉफिट तो होगा ना,
प्रॉफिट तो होगा, 4 पैसे तो मिलेंगे, तो वो हमारी करंट एसेट है। अब क्या होता है कि उसी से हम क्या करेंगे, जो हमने चुकता किया है, जो पैसा हमने किसी से उधार लिया है, जो पैसा मैंने उधार लिया है वो 1 साल मुझे चुकता भी करना है, तो वो हम उसको क्या करेंगे, देनदारियों के रूप में उसे दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जानते हो कि करंट लायबिलिटी जो है ये एक्चुअली में उधारी है, लेनदारी, देनदारी है, इन्हीं का एक पार्ट के उधारी होती हैं, ये चालू देयताएं होती हैं, समझ रहे हो, ये चालू देयताएं होती हैं। ये एक प्रकार का देखा जाए तो ये करंट अकाउंट का एक हिस्सा मानते हैं इसको हम। ठीक है, एक प्रकार के ये करंट अकाउंट जो होता है, जहाँ जैसे आप जानते हो कि 1 साल के अंदर अंदर पैसा निकालते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पर निकालते हैं, फिर जमा करते हैं, फिर निकालते हैं, ठीक है, तो वो ब्याज रहित होता है। तो 1 साल के अंदर अंदर ये चीज़ें सब करना ही होता है, समझ रहे हो। तो आप हमेशा याद रखना, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये करंट अकाउंट जो होता है उसी प्रकार से ये हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको करंट लायबिलिटी समझ में आ गई है। दूसरा आपका आता है नॉन करंट एसेट, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट जो लायबिलिटीज होती है, इसको अगर हम समझते हैं तो ये एक प्रकार की देखा जाए तो 1 ईयर से मंथ सुनना 1 प्लस से, यानी कि 1 साल से ऊपर, 1 साल से जिसको हम चुकता कर पाएं, ठीक है, 1 साल से ऊपर में हमको किसी को पैसा देना है, तो वो होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज हमेशा याद रखना, ये संपत्ति की एक प्रकार के अपोजिट होती हैं, ये एसेट जो होता है इसके जस्ट अपोजिट होती हैं लायबिलिटीज। ठीक है, जैसे जिससे हम पैसा अर्जित कर रहे हैं उससे पैसा हम दे रहे हैं, ओके, तो पैसा एक हाथ में तो आता है तो वो एसेट हो गया, और एक हाथ से जाता है वो तो लायबिलिटीज हो गई, समझ रहे हो ना। बस इतना ही अंतर है, एक हाथ में पैसा आया और एक हाथ से गया, यानी कि जिस हाथ में पैसा आया वो एसेट है और जिस हाथ से गया वो उसका एक लायबिलिटीज है। तो 100% ये चीज़ याद रखना, तो यही अंतर होता है, जस्ट अपोजिट होती हैं। तो नॉन करंट एसेट है, ये 1 साल के बाद जो चुकता की जाती हैं, 1 साल के बाद जो चुकता की जाती हैं, तो ये हमेशा याद रखना, ये लायबिलिटीज जो होती हैं 1 साल के बाद चुकता की जाती हैं। तो 1 साल के बाद ऐसी कौन सी लायबिलिटीज हो सकती हैं, ऐसी कौन सी हो सकती हैं, तो हमेशा याद रखना, जैसे हम कोई बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे जो लायबिलिटीज होती हैं वो करंट लायबिलिटीज को हम जो देखी जाए तो उनको हम क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक, करंट लायबिलिटीज। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटीज है वो 1 साल से ऊपर की होती हैं, ठीक है, तो 1 साल से जब ऊपर की जो चुकता हम जिसे करेंगे, राइट, तो वो नेक्स्ट जो बैलेंस शीट बनेगी उसको हम मेंशन कर लेते हैं जाकर के, उसमें नहीं कर पाएंगे ना। जैसे हमने 1 साल में कोई बिजनेस तैयार किया, 1 साल के अंदर अंदर मुझे कुछ लायबिलिटीज हैं वो दे दी, कुछ लायबिलिटीज ऐसी हैं जो नॉन करंट हैं, तो वो हमें वो अभी मैंने दे नहीं पाई, ओके, तो वो क्या है कि वो हमने दे तो नहीं पाई हैं, उनको अब नेक्स्ट पार्ट में देंगे, नेक्स्ट ईयर में देंगे या 2 साल में देंगे, जब भी देंगे तो उस समय जब हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो उस बैलेंस शीट में हम उनको मेंशन कर लेते हैं, समझ रहे हो ना। उस समय नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आप जानते हो मुझे बैलेंस शीट एक प्रकार का एक वित्तीय विवरण टाइप का होता है, तो वो हम हर साल तैयार कर लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल तैयार करना ही हो, ये अनिवार्यता नहीं है, आप 2 साल में भी कर सकते हो, 3 साल में, ये तो अपना अपना बिजनेस पे डिपेंड करता है। चलिए, तो 1 प्लस मोर में होता है, तो आप कैसा एग्जाम्पल में ले सकते हो कि ये एक प्रकार का देखा जाए ना, तो ये जो बड़ी बड़ी जैसे मशीनें होती हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के सिस्टम होते हैं, उनमें हम करते हैं पैसा या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार लेते हैं, ज़्यादा पैसा उधार लेते हैं। हम छोटी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, कुछ बड़ा प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। बड़ा प्रोडक्ट लेते हैं, कोई बड़ा चीज़, कोई बड़ा उद्योग स्टैब्लिश करते हैं, वहाँ पैसा लिया, तो वो 1 साल में तो नहीं चुका पाएंगे ना, वो लंबे समय में चुका पाएंगे। कैसे बिल्डिंग कहीं से ली, जमीन ली, उधार ली, कुछ भी ली हो, तो ये 1 साल में तो जरूरी नहीं 1 साल में चुकता कर पाए, ये लंबे समय में चुकता इनका पैसा हो पाएगा, समझ रहे हो। तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज होंगी। तो उम्मीद करते हैं करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, कंफर्टेबल हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए, चलो, तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारा कोई कंपनी या उद्योग स्टैब्लिश किया है उसके अंतर्गत पूंजी से संबंधित या उधारियों संबंधित जो चीज़ें थे वो हमने आपको समझा दिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब कभी कभी आहरण भी पूछ लेता है। एक बात याद रखना, आहरण जैसे आप जानते हो जो ड्राइंग होता है आहरण, आहरण क्या होता है, एक बात माइंड में सेट कर लो। जैसे आप जानते हो कि हमारी जो पूंजी है, टोटल पूंजी है, इस टोटल पूंजी का जो हम खर्चा करेंगे, राइट, जो भी हम अपना निजी व्यय करेंगे, निजी व्यय का मतलब होता है अपना एक घरेलू खर्चा होता है। कोई भी घरेलू खर्चा जैसे होते हैं, निजी व्यय नहीं होते हैं, अपने घरेलू खर्चे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, तो उसमें क्या है कि जब निजी व्यय करेंगे तो इससे क्या है कि जो हमारी पूंजी है उसमें से पूंजी की कमी हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना आहरण क्या होता है, एक प्रकार का ऐसी संपत्ति होती है जो पूंजी में से निजी व्यय से निकाली हुई संपत्ति होती है, तो वो पूंजी के हिस्से से कम होती है। आहरण क्या होता है, एक प्रकार की ऐसी पूंजी होती है जो मेन पूंजी से निजी व्यय में खर्च की गई बची हुई पूंजी को ही हम आहरण बोलते हैं, राइट। शायद हो सकता है ना समझ में आया हो, बात सामान्य शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास 1 करोड़ की संपत्ति पूंजी है, राइट। तो 1 करोड़ में से हमने 1 लाख या 10 लाख मैंने क्या किया, निजी व्यय में खर्चा कर लिया। निजी व्यय बहुत सारे अपने निजी व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं, उसमें जो खर्चा किया है तो वो हमारी पूंजी में से जो पैसा बचेगा, ठीक है, 90 लाख बचेगा, वो उसका आहरण हो जाएगा, राइट। तो हमेशा याद रखना आहरण क्या होता है, पूंजी में आहरण जो होता है वो घटता है, क्योंकि निजी जो खर्चे होते हैं ना, इसमें कोई फायदा थोड़ी ना है। निजी खर्चे जो होते हैं ये हमेशा रखना, ये पूंजी को घटाते ही हैं, पूंजी को घटाते ही हैं, पूंजी को घटाते हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप जानते हो कि हमारी पूंजी यानी 1 करोड़ की है, उसमें से 10 लाख रुपए हमने निजी घरेलू खर्चे कर लिए। अब घरेलू खर्चा जो किया है उसमें हमें कोई फायदा नहीं हुआ है, 4 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि घर के जो घरेलू खर्चे होते हैं वो अपने खुद के खर्चे हो जाते हैं। अब खुद के खर्चे में आप जानते हो कोई बेनिफिट थोड़ी ना है, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो पूंजी है, टोटल पूंजी है, उसमें कमी आएगी कि नहीं, बिल्कुल कमी आएगी, तो वो उसका आहरण है। तो भाई हमेशा याद रखना, तो आहरण तो बनता ही है। इंसान कमाता किस लिए है, कमाता इसीलिए है कि हमारे खुद के खर्चे उसकी पूर्ति की जा सके, राइट। फायदा किस लिए करना चाहता है कि हम अपना खर्चा चला सकें। तो आहरण क्या है, एक प्रकार की सेफ पूंजी होती है, समझ रहे हो, एक प्रकार की सेफ पूंजी होती है। क्या होती है, ये सेफ होती है, यानी कि एक प्रकार से इसमें से खर्चे जब हम निकाल देते हैं तो वो आहरण बचता है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब तो कुछ बेसिकली कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। अब हम सीधे सीधे आपको लेके चलते हैं अकाउंटिंग पे, ठीक। अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो इसका किसी भी बिजनेस का, किसी कंपनी का एक बेसिक था, ठीक है, और इस बेसिक के बिना आप नहीं समझ पाते, ठीक है। अब हम अलग से इसका अकाउंटिंग समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि जब हम कोई भी बिजनेस तैयार करते हैं तो उसकी हम पहचान करना होता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा, और ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, बढ़िया है, आपको एकदम परफेक्ट बैठ गया होगा, माइंड में सेट हो गया होगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कमेंट बॉक्स जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए, तो एक बार हम देख लेते हैं कि चलो, तो अब बात ये आती है, हम आपको बता दें कि क्या है कि जैसे आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अब हम थोड़ा अकाउंटिंग में चल रहे हैं, अभी तक हम अकाउंटिंग पे गए ही नहीं थे। अभी तक मैंने कोई भी बिजनेस के जो मानदंड होते हैं उनको थोड़ा समझा, इसके बाद पूंजी क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनको थोड़ा हमने समझ लिया, इनको मैंने बेसिक से कंप्लीट समझा है, थोड़ा क्यों समझा है, पूरा कंप्लीट समझा है, ठीक है। अब हम समझेंगे अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। क्या होता है, लेखांकन। जैसे आप जानते हो लेखांकन एक प्रकार का क्या है, यानी कि पता होना चाहिए कि जैसे आप जानते हो कोई भी बिजनेस होता है उसका एक अपना एक लेखा जोखा होता है, उसका अपना एक क्या होता है, लेखा जोखा होता है। अब वो लेखा जोखा जो है वो एक्चुअली में उस कंपनी का मेन डाटा कहलाता है। लेखा जोखा तो आपको पता ही है कि कोई भी, चाहे वो घरेलू हो या कोई भी कंपनी हो, कोई भी उद्योग हो, तो उनका अपना एक सबका अकाउंटिंग होती है, राइट।
उनकी सबकी एक अपनी अकाउंटिंग होती है। तो वो अकाउंटिंग किस वजह किस लिए होती है, वो इसलिए होती है कि हमारा जो बिजनेस है वो एक संतुलन में रहे, उसमें बेनिफिट को निकाल के, बेनिफिट को हम प्रॉफिट को निकाल दें, इसके बाद हमारा जो बिजनेस है वो संतुलन में रहे, समझ रहे हो। तो उसका हम क्या करेंगे, लेखांकन करेंगे, राइट। अब उसका हम क्या करेंगे, लेखांकन करेंगे। वही अकाउंटिंग ही तो क्या कहलाती है, उस कंपनी की मुख्य एक धारा मानी जाती है अकाउंटिंग। चलिए, तो अकाउंटिंग को पहले करना क्या होता है, तो सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना कि हम अगर लेखांकन करते हैं, लेखांकन करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, उसकी एक पहचान करनी होती है। पहचान कैसे करना है, ओके, पहचान कैसे करना है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपको पहचान कैसे करनी होती है। 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट वेट करो, जस्ट अभी आ रहा है, पानी पीना थोड़ा। एक मिनट वेट करो। चलो, अरे मित्रों, पानी आनी पी लिया है आराम से। तो अब हम बात करेंगे लेखांकन की, अकाउंटिंग की, ओके। तो अकाउंटिंग में हमें सबसे पहले क्या करनी होती है, पहचान। पहचान किस चीज़ की करनी है, मुझे सबसे पहले ये चीज़ होता है कि मुझे अकाउंटिंग करनी है, तो अकाउंटिंग में हम पहचान किस चीज़ करेंगे। तो पहचान में आपको हम एग्जांपल दे दें, जैसे आप जानते हो कि हम कोई बिजनेस जब हम डालते हैं, तो वो बिजनेस में क्या होते हैं कि कुछ मुझे क्या करना होता है कि हमें इंस्ट्रूमेंट तैयार करने होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें इंस्ट्रूमेंट तैयार करना है कि जो हमारे पास कलपुर्जे हैं, ओके, कलपुर्जे हैं, वो कलपुर्जे कितने हैं, वो कितने पैसे के हैं, कैसा क्या है, तो वो सभी हम पहले उस चीज़ को पहचान करेंगे, राइट। यानी कि हमारे पास कोई वाहन है, किसी गाड़ी के, कोई भी बिजनेस, कोई भी एक मान लो पार्टिकुलर कोई कंपनी है, कोई उद्योग है, जैसा भी आप मान लो, तो उसके क्या है, हमारे पास क्या हैं, उसके कुछ वस्तुएं हैं, तो वो वस्तुएं कितने की हैं, कैसे किया है, ठीक है, और वो वस्तुएं जो हैं, उस वस्तुओं को कैसे मेंशन करना है, उसको कैसे लगाना है, उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या है, ये सभी ना अकाउंटिंग में एक पहचान करनी पड़ती है। सबसे पहले डायरेक्ट हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पहले हमें पहचान करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो कोई भी, जैसे हम एक बाइक तैयार करते हैं, कोई गाड़ी तैयार करते हैं, तो उस गाड़ी के प्रत्येक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके अंतर्गत जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें हम एक एक को चेक करेंगे पहले कि इसकी कीमत क्या है, कहाँ से लिया, कैसा क्या है, कैसा उसका बजट क्या है, किसी से उधार भी लिया है, कितना लिया है, कहाँ से लिया है, इसकी सबकी हम पहले क्या करेंगे, पहचान करेंगे, समझ रहे हो ना। हम अब पहचान केवल अपनी ही बिजनेस का नहीं करेंगे, अब किसी भी बिजनेस से हमने अगर लिया है, किसी बिजनेस से हमने लिया है, तो उसे देना भी तो पड़ेगा ना, तो वो चीज़ें हमको मेंशन करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, पहचान करनी होती है। तो अकाउंटिंग की सब फर्स्ट पोजीशन क्या होती है,
वो पहचान यानी कि आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, तो दूसरी आपको पता होना चाहिए, और इसको जैसे समझना हो तो जैसे आप जानते हो लेन देन हम कह सकते हैं, पहचान के हिसाब से लेन देन। जैसे आप जानते हो कि लेन देन में स्टूडेंट को लेकर के क्या होता है कि जैसे हम कोई व्यापार करते हैं, ओके, तो ये व्यापार में आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई व्यापार करते हैं तो इस व्यापार में क्या क्या होते हैं। तो व्यापार के अंतर्गत आप जानते हो कि कोई भी व्यापार होते हैं तो उस व्यापार में कुछ व्यापार एक प्रकार का दृश्य भी होता है, अदृश्य भी होता है। ध्यान से सुनना, इसको और डिटेल से समझना है। तो व्यापार होता है, दृश्य होता है, कुछ अदृश्य भी होता है। तो अदृश्य मतलब जैसे सर्विस हुआ, सर्विस सेक्टर पूरा अदृश्य ही होता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दृश्य से इंपॉर्टेंट अदृश्य है, ठीक है। तो ये जो दृश्य होता है इसमें अगर आप देखोगे तो जो व्यापार होता है वाणिज्य वाला आपने सिस्टम देखा हो, वाणिज्य ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, व्यापार का, वाहनों का, ये सभी ना एक पूरा एक दृश्य होता है, वाणिज्यिक होता है, ठीक है, कमर्शियल होता है। तो उस चीज को हम क्या है, व्यापार है, वो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अब व्यापार दो टाइप का है, दृश्य और अदृश्य। जो दिखता है वो दृश्य है, जो अदृश्य ना दिखता है वो सर्विस सेक्टर है। तो हमेशा याद रखना है दृश्य अदृश्य व्यापार है। इस व्यापार में हम ये व्यापार किस लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, ठीक है, बिजनेस के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। तो क्या करेंगे, हम लेन देन करेंगे ना। तो लेन देन करना भी एक पहचान करनी होती है, समझ रहे हो। लेन देन करना, ट्रांजेक्शन करना भी हमारी क्या है, एक पहचान होती है पहचान होती है। जैसे हमें वाहन तैयार करना है, एक बाइक तैयार करना, तो हम जो भी कलपुर्जे लेंगे तो वो कहीं से हम लेंगे, उसका क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, खरीदेंगे, कहीं से बाहर से खरीदेंगे, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लाएंगे, उसका क्या है, कमर्शियल करेंगे ना, वाणिज्यिक है, पूरा एक क्या है, वाणिज्यिक है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाहन से आएगा जाएगा, ये सब खर्चे जितना है ये होगा कि नहीं। तो हम उसकी क्या करेंगे, सबसे पहले पहचान करेंगे। क्या करेंगे, पहचान। तो ये क्या लेन देन में आ जाएगा। हाँ, तो इतना तो समझ में आ गया होगा ना जो भी सामान है हम जैसे खरीदते हैं। चलो, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, नॉर्मली है। दूसरे आता है इसके अंतर्गत, अगर आप देखोगे तो वो आता है मापन। वो क्या आता है, मापन, या मापन को हम कहते हैं मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट यानी कि मापन एक प्रकार की क्या है, ये पद्धति ये इस प्रकार की है कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो भी मैंने व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, जो भी व्यापार कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यापार के अंतर्गत जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, राइट, तो उनका हमें मेजरमेंट करना होता है, मापन करना होता है, तुलनात्मक मापन करना होता है। उसको मापन करना है कि भाई जो मैंने लिया है तो उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है, ठीक है, मापन करना होता है, मेजरमेंट करना होता है। उसका फीता से नापेंगे, कितना छोटा है, बड़ा है, क्या है, ये सब कुछ करना है। मेजरमेंट में केवल हम फीता से ही नहीं लेंगे। मापन करने का मतलब है कि जितने इंस्ट्रूमेंट हैं हर एक को मेंशन करते हुए उसकी एक गणना करना होता है, उसका मेजरमेंट करना होता है, उसको समझना होता है, ठीक है, उसको मेजरमेंट करना होता है। क्योंकि आप जानते हो कि मेजरमेंट एक कैलकुलेशन का एक हिस्सा होता है, राइट। मेजरमेंट भी कैलकुलेशन, बिना मेजरमेंट के आप कैलकुलेशन भी तो नहीं कर पाओगे। तो मापन जो है ना ये कैलकुलेशन को डिपेंड कर रहा है, राइट। क्योंकि जैसे हम जानते हैं क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमने कोई भी पहिया कहीं से बाहर से लिया है, राइट, तो इसका हमें मापन करना होगा। अब मापन क्या है, इसको वजन में करेंगे, क्या करेंगे। अब जैसे आप मापन करना होता है कि ये एक है, ठीक, कितने पहिए लिए, एक लिया, 4 पहिए लिए या 10 पहिए लिए या 20 पहिए लिए, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, 4 लिए, 10 लिए, 20 लिए, तो ये क्या है, ये हमने गणना की, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक मापन है, यही भी क्या है, मेजरमेंट है कि नहीं। तो आप हमेशा याद रखना कि जो भी हम कहीं से भी चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो हमने खरीदी हैं तो उनकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, काउंटिंग उसकी क्या होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए, गणना होनी चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, मापन। तो अकाउंटिंग के अंतर्गत पहचान, दूसरा है मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ रहे हो, ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो, अब हम बात ये कर लेते हैं, तीसरा क्या होता है कि रिकॉर्डिंग। क्या होता है, रिकॉर्डिंग।
सॉरी, चलो रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली अगर आप समझोगे रिकॉर्डिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं, जनरल। इसको हम क्या कहते हैं, जनरल। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, मान लो एक वाहन तैयार करना है, ठीक है, हमको कोई 4 व्हीलर तैयार करनी है। तो इस 4 व्हीलर को तैयार करना है, तो इस 4 व्हीलर को हमें तैयार करने में जो भी खर्चे आ रहे हैं, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट को लेकर जो खर्चे आ रहे हों, चाहे वो हमने कहीं से बाहर से खरीदे हों, चाहे हमारी खुद की फैक्ट्री या उद्योग में वो बने हों, ओके, ठीक है। अब तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, बढ़िया है, सब भारत ही बनने लगे हैं, ओके। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, उसको भारत सरकार की मुख्य देन है वो। तो वाहन जो है अगर आप देखोगे तो जैसे है, तो अब क्या होगा कि इस वाहन के जो भी आप जानते हो इंस्ट्रूमेंट हैं, तो वो क्या करेंगे, हम एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस से भी ले सकते हैं। हमारे अगर मेरे पास देखोगे कि बेड सीट है या कोई सीट या आप जानते हो कि हमारे पास खिड़की जो उसकी बहुत सारी होती हैं, जैसे आप जानते हो बेल्ट सीट है, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही बिजनेस में मिल जाए, एक ही उद्योग में मिल जाए, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम दूसरे से खरीदेंगे, जाके किसे खरीदेंगे, दूसरे से। तो हम इसका पूरा क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड तैयार करेंगे, राइट। ये हम पूरा एक रिकॉर्ड तैयार करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एक तरफ हम क्या करेंगे, इसमें हम डाटा डालेंगे जनरल में कि पूरा का पूरा जो वाहन है, इस वाहन में कहाँ कहाँ कितना इंस्ट्रूमेंट लगा, बाहर से कितना लिया, ये सभी हम इनपुट इसमें डालेंगे, ठीक है। तभी है हम इसमें इनपुट डालेंगे कि कहाँ से कितना कैसा क्या लिया है। वाहन जो एक गाड़ी तैयार करने में हमें कहाँ से कैसा कैसा खर्चा हुआ, कैसा क्या, कहाँ से किस बिजनेस में क्या क्या खरीदा है, ठीक है, एक वाहन तैयार करने में। तो वो हम सभी के हैं लेजर में हम डाल देते हैं, ओके। वो किस में डालते हैं, लेजर में। तो लेजर एक प्रकार का देखा जाए तो ये एक प्रकार का रिकॉर्डिंग डाटा होता है, जो किसी एक व्यवसाय को या व्यवसाय के अंतर्गत किसी भी एक वस्तु को तैयार करने में जो लगा जितना भी खर्चा होता है वो उसको, और साथ ही साथ खर्चा जो होता है वो इसमें हम क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं, समझ रहे हो। तो वो क्या होता है, वो उसका एक लेजर, वो क्या होता है, जर्नल होता है, समझ रहे हो, क्या होता है, जर्नल। जनरल का मतलब ही है एक प्रकार से बस जर्नल, ये जनरल नहीं है, ये होता है जर्नल होता है, ठीक है। चलो, तो जनरल समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है, बस एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि कोई भी वाहन का एक प्रकार का डाटा होता है, जहाँ पे सभी इंस्ट्रूमेंट प्रकार को उसको शामिल कर लेते हैं, उनका खर्चा कितना कैसा है क्या है। लेकिन हम इसको यहाँ क्लासीफाई नहीं करते, ध्यान से सुनना, यहाँ क्लासीफाई नहीं करते हैं, इसमें हम सब मेंशन कर लेते हैं कि हाँ इतना यह हुआ, ये हुआ, सब लिख लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ें हमें लिखने हैं तो वो जल्दी में कोई चीज़ें लिखी जाती हैं, तो वो हम सबको एक साथ मेंशन कर लेते हैं, बाद में फिर उसको क्लासीफाई करेंगे धीरे धीरे अलग अलग करके, तो वो एक अलग बात हो गई ना। तो पहले जब हम प्रारंभ में क्या करते हैं कि हमने एक गाड़ी तैयार की, और गाड़ी तैयार करने में जो मुझे वहाँ पे मानदंड हैं, जो मुझे खर्चे लगे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकताएं पड़ी हैं, सबको एक साथ मेंशन कर लेते हैं, उनका पैसा बजट मेंशन कर लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है, एक जर्नल कहलाता है। क्या कहलाता है वो, जर्नल। ऐसा रिकॉर्ड क्या कहलाता है, जर्नल कहलाता है, ओके। तो ये प्रारंभिक रिकॉर्ड होता है, कैसा होता है, ये एक प्रकार का ये प्रारंभिक रिकॉर्ड होता है किसी कंपनी का, किसी वाहन के लिए, ठीक। वाहन हो कुछ भी हो सकता है, हम वाहन की बात है तो एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु बनाते हैं, ठीक है। चलो, अब जरूरी नहीं है कि इसमें एक वाहन का हम पूरा डाटा लिखें, हो सकता है कि अलग अलग प्रोडक्ट का भी हम लिख सकते हैं। तो जर्नल का मतलब क्या है, एक सामान्य रूप से होता है जो डाटा को रिकॉर्ड किया जाता हो। अब डाटा रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है कि एक वाहन का ही हो, मैंने एग्जाम्पल दिया है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है लेजर की। तो लेजर क्या होता है, वैसे स्पेलिंग अगर लिखना चाहे तो इस प्रकार से होता है लेजर, ठीक है। तो लेजर क्या होता है, ये एक प्रकार से जो हमारे पास जर्नल है, ठीक, जो हमारे पास जर्नल है, तो इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, ठीक। इसका क्या करेंगे, हम वर्गीकरण करेंगे। और वर्गीकरण आप जानते हो, ये लेजर जो होता है, ये वर्गीकरण कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप जानते हो
कि मैंने क्या किया, अलग अलग प्रकार से लिखा। पहले मैंने क्या किया, यहाँ से इस प्रकार से इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, मुझे क्या करना है, एक गाड़ी बनानी है। ठीक, यहाँ पे कोई वाहन बनाना है, तो वाहन में जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, पहले क्या करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे। ठीक है, उसका लागत मूल्य क्या है ठीक है, और ये कितने का है, इसका प्राइस लिखेंगे। लागत मूल्य है, प्राइस लिखेंगे। लागत मूल्य का मतलब आपको पता होना चाहिए, खर्चे वगैरह होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो कितनी लागत लग रही है, ठीक है, कितना लागत लग रही है, कितना में उसको गाड़ी बनने के बाद तैयार कितना कैसा होगा, ये सब हमको लेजर में वर्गीकरण करना पड़ता है। तो जैसे उसका हम क्या करेंगे, एक वाहन का है तो वाहन का बेल्ट सीट है, उसका पहिया यहाँ कर लेंगे। ठीक है, उसकी जो मॉडल है इसको यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से एक गाड़ी में अलग अलग टाइप्स को इसको हम वर्गीकरण करेंगे। उसको वर्गीकरण जब हम कर लेते हैं तो उसको हम फिर क्या करेंगे, उसको मूल जो उसका पैसा है, खर्चे हैं, उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक, अब मेंशन करने के बाद में अब जैसे बाहर से कुछ चीज़ें ली हैं तो उनको हम शामिल कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लिखते हैं। तो जैसे आप जानते हो कि मैंने क्या काम किया कि कोई वाहन तैयार करना है, तो वाहन तैयार में आपको पता है कि 10,000 रुपये का मैंने क्या लिया है, खर्चा किया। 10,000 रुपये का ये मैंने यहाँ से लिए, 5,000 का यहाँ से लिया। ठीक है, और इसकी कमाई 15,000 की ये हो गई। ठीक है, अगर बिक्री कर दी 20,000 की। तो इस प्रकार से आप जानते हो पूरा जो होता है, तो ये जो पूरा है ये किस में लिखा जाता है, पूरा रिकॉर्ड, इसको कैसे बाय स्टेप इसमें लिखते हैं। बस इतना याद रखना, इसका जो वर्गीकरण होता है, अगर एक वस्तु का हुआ है तो वो वस्तु एक वस्तु है तो एक वस्तु पार्टिकुलर वस्तु का एक एक चीज उसको वर्गीकरण के रूप में हम किस में लिखते हैं, लेजर में लिखते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टोटल को हम मेंशन कर लेते हैं। एक वाहन का हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, सबका डाटा एक साथ लिख लिया। ठीक, तो वो एक जनरल है, लिख डाला मैंने, सब कर लिया। अब ये इससे काम थोड़ी ना चलने वाला है। अब इससे क्या करेंगे, हम अलग अलग एक एक प्रोडक्ट को हम तैयार करेंगे। उस प्रोडक्ट में कितना खर्चा हुआ, कहाँ से हमने लिया, क्या किया, कितना फायदा हो रहा है, ये सभी जो है हम किस में लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं लेजर में। किस में लिखेंगे, लेजर में लिखेंगे। समझ रहे हो? तो हमेशा याद रखना, तो बस इतना आप दिमाग में रखो कि कितना खर्चा हुआ है और इसके बाद कितना कमा रहे हैं। तो यहाँ पे खर्चा हो रहा है, कमा रहे हैं, ये सब हमेशा याद रखना किस में आएगा, इसमें आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि मैंने यहाँ पे खर्चा किया, कितना यहाँ पे बिक्री हो रही, प्रॉफिट हो रहा है। जैसे आप जानते हो ये लागत मूल कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको बिक्री मूल कर लेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ हमें जैसे बनानी है तो उसमें लागत मूल्य कितना है, उसका बिक्री मूल्य कितना है, लागत मूल्य कितना है, बिक्री मूल्य कितना है, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है। ये सभी है ना, एक प्रोडक्ट को अलग अलग करके हम क्लासीफाई करते हैं, एक एक प्रोडक्ट को अलग अलग। जैसे यहाँ पे हमने किसी 4 व्हीलर का गाड़ी का ले लिया, यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट खाने पीने की वस्तु ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये एक प्रकार के, जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस में एक ही काम होता हो, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो सबको अलग अलग प्रकार से हम क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, लेजर। बस लेजर, बस इतना याद रखना। जो उसमें क्या होता है कि वर्गीकरण होता है, कैसे वस्तु का अलग अलग टाइप से वर्गीकरण, उसका कितना फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, लागत मूल्य है, इसके बाद उसका कितना बिक्री मूल्य है। ठीक है, इस हिसाब से उसको हम क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं। जबकि जनरल में क्या होता है, एक साथ सभी डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक रिकॉर्डिंग डाटा होता है और एक प्रारंभिक है, ये द्वितीयक होता है। कैसा होता है, ये द्वितीयक होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि द्वितीयक रिकॉर्ड कौन होता है, तो द्वितीयक रिकॉर्ड डाटा जो होता है वो होता है आपका लेजर। क्या होता है आपका, लेजर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई होगी। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। चलो, अब हम बात करते हैं, जैसे पता होना चाहिए आपको, लेजर भी समझ में आ गया ना। अब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अगर आप देखोगे, ट्रायल बैलेंस जो होता है, बैलेंस जो होता है, ट्रायल बैलेंस अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली में क्या होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने लेजर जो तैयार किया है,
लेजर जो मैंने तैयार किया है इसको हमने क्लासीफाई करके मैंने तैयार किया था पूरा पूरा, ठीक है। फिर एक स्टूडेंट को मैंने लेकर के तैयार किया था कि उसका फैक्टर कॉस्ट कैसा है, उसका लागत मूल कितना है, खर्चे उनमें क्या खर्चा हुआ है, इसके बाद उसका बिक्री कितनी हुई है, फायदा कैसा हुआ है, ये चीज़ें होती हैं लेजर में होती हैं। अब क्या है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, सुनना ध्यान से, ये ट्रायल बैलेंस क्या करता है कि जो हमने लेजर में तैयार किया है डाटा, सुनना ध्यान से, जो लेजर में हमने डाटा को तैयार किया है, इस डाटा में कोई कमी तो नहीं है, इस डाटा में कोई कमी तो नहीं है, उन कमियों को दूर करके जो भी हमें तैयार डाटा मिलता है उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक प्रकार के लेजर में जो शेष आता है, सुनना ध्यान से, लेजर में जो वर्गीकरण में जो शेष आता है उसकी जांच करने के लिए, जैसे लेजर में जो भी तैयार किया गया है वर्गीकरण के रूप में, उसकी जांच करने के लिए एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है। वही लेजर का लेखा जोखा जो जांच के रूप में होता है वही कहलाता है उसका ट्रायल बैलेंस। कुछ नहीं है ट्रायल बैलेंस, समझ रहे हो, क्या होता है एक प्रकार का लेखा जोखा। अब वो लेखा जोखा कैसा होता है, जैसे आप जानते हो कि कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, ये भी तो देखा जाता है। क्रेडिट मतलब होता है कि एक प्रकार का जमा राशि कितनी है और उधार राशि कितनी है, तो वो चीज़ें हम एक वस्तु के आधार पे देखते हैं, समझ रहे हो, तो वो एक वस्तु के आधार पे देखी जाती हैं, तो वही क्या है उसका एक ट्रायल बैलेंस है। तो प्रत्येक वस्तु में आप जानते हो अलग अलग प्रकार से लेखा जोखा होता है। जैसे लेजर के अंतर्गत आप जानते हो कोई भी प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा गया, अब उसकी बिक्री, उसकी लागत मूल क्या है, उसका बिक्री कितनी हुई है, प्रॉफिट कितना हुआ है, राइट। अब इसकी क्या होगी, पूरी जांच होगी। ये तो लेजर तैयार लेजर है, अब इस लेजर को तैयार किया गया है, अब इस लेजर में आप जानते हो कि पूरा इसका क्या किया जाएगा, जांच की जाएगी, राइट। अब इसकी क्या होगी, पूरी जांच होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि लेजर तुमने तैयार किया है वो सही है या गलत है, लेजर को सही गलत के आधार पे ही जो जांच करके जो भी तैयार होता है डाटा, वही तो ट्रायल बैलेंस होता है, समझ रहे हो, वही ट्रायल बैलेंस होता है। अब ये एक एक वस्तु का हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे आप जानते हो ये कोई प्रोडक्ट है, उसका पूरी जांच होगी, तो फायदा हुआ, घाटा हुआ, ये सही है कि गलत है, क्या है। अब जैसे यहाँ कोई दूसरा प्रोडक्ट है, उसकी पूरी जांच होगी, वो सही है गलत है, इस प्रकार से इसका। फिर यहाँ पे तीसरा होगा गाड़ी का, यहाँ पे कुछ अलग पहियों का, ये अलग अलग पूरा चीज़ होता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट कोई गाड़ी है तो उसके पहिया यहाँ, इसका क्या, ये इस प्रकार का पूरा लेजर तैयार किया गया है। और इस लेजर में उसका फैक्टर कॉस्ट कितना है, कीमत कितनी है, और जो भी डाटा है इसमें लिखा है वो डाटा कितना सही है कितना गलत है, इसका चेकिंग की जाती है, राइट। इसकी चेकिंग की जाती है, तो वो जांच अगर सही बैठती है तो वही लेजर तो ट्रायल बैलेंस हो जाता है। वो जांच के बाद, यानी कि जांच के बाद जो डाटा तैयार होता है वही ट्रायल बैलेंस होता है। बस इतना है, कुछ नहीं है। क्रेडिट डेबिट ये जो चीज़ें देखी जाती हैं, क्रेडिट डेबिट तो देखी जाएगी। चलो क्रेडिट डेबिट जैसा आप जानते हो कि क्या होता है, क्रेडिट डेबिट है एक प्रकार से देखा जाए तो क्रेडिट डेबिट का मतलब है मतलब एक प्रकार से जैसे जिससे मैंने उधारी ली है, फैक्टर कॉस्ट के रूप में उधार लिया है, उसको देना पड़ेगा, वो देखेंगे। तो इसके बाद जो प्रॉफिट निकलता है तो उस चीज़ को मेंशन करते हैं, ठीक, प्रॉफिट के रूप में उसको मेंशन कर लेते हैं। तो इसके बाद वो ट्रायल बैलेंस है वो एक पूर्ण रूप से हो जाता है, जांच के बाद वो ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है उसका ट्रायल बैलेंस। वो लेजर का ही ट्रायल बैलेंस होता है। बस इतना है कि वो ये जांचा जाता है कि तुमने जो डाटा उसमें दिया है वो सही है गलत है, ठीक है, और इसके बाद उसमें प्रॉफिट लॉस भी देखा जाता है, ठीक है। तो इस आधार पे वो ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाता है। चलिए सारांश की बात अगर की जाए, सुनना ध्यान से, समरी, तो समरी आपको पता होना चाहिए कि समरी क्या है। ट्रायल बैलेंस के बाद आता है समरी, ठीक, समरी। तो समरी में आप जानते हो क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि होता क्या है कि जो ट्रायल बैलेंस है, जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस तैयार हुआ है, तो ये जो ट्रायल बैलेंस है, इस ट्रायल बैलेंस में देखा जाता है कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, राइट, समरी के रूप में कितना प्रॉफिट हुआ है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस को चेक कर लेते हैं। समरी में क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस को हम इसमें पूरा चेक कर लेते हैं कि हाँ हमको फ़ायदा कितना हुआ है, कैसा हुआ है, ये सभी आ जाता है इसमें सारांश के अंतर्गत।
चलो, तो समरी तो आपको समझ में आ गया। समरी भी वैसे तो समरी देखोगे ना तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा जो आप जानते हो, जितना भी हम कंपनी में जो भी चीज़ें लगाएंगे तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट का पूरा एक सारांश होता है, वो प्रॉफिट के बेस पे देखा जाता है, राइट। प्रॉफिट लॉस कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ उस पर सारांश निकाला जाता है। तो फिर उसमें ये देखा जाता है कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ें सारांश में आ जाती हैं। चलिए तो समझ में आ गया। तो मैंने इसमें आपको बताया था जैसे क्रेडिट, अगर इसमें अगर जानना हो तो क्रेडिट है, डेबिट है, इस चीज़ को जैसे जानना हो तो क्रेडिट में आपको क्या क्या शामिल कर लेते हैं, जैसे पूंजी है, आय है, देनदारियां हैं, ठीक, इनको हम शामिल कर लेते हैं। और डेबिट में है जैसे खर्चे जैसे व्यय है, ये हैं, इनको शामिल कर लेते हैं। क्रेडिट में आप जानते हो पूंजी है, देनदारियां हैं, आय है, इनको शामिल कर लेते हैं, ठीक है। और ये ट्रायल बैलेंस है, एक प्रकार का सामान्य वही खाता होता है। ये क्या होता है? सामान्य वही खाता। क्या होता है? सामान्य वही खाता होता है। यह आपको समझ में आना चाहिए। तो सामान्य वही खाता क्या होता है? ट्रायल बैलेंस को ही हम सामान्य वही खाता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये ट्रायल बैलेंस जो है यही तो हमको दिखाता है कि वाकई में हमको ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट तैयार होके बना है, ये जांच पड़ताल के बाद ट्रायल बैलेंस हुआ है, तो यही तो सामान्य वही खाता है। इससे में हमको पूरा क्लियर हो जाता है कि हाँ, हमने जो भी हमारा कंपनी है वो प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में है, कैसा है, वो हम पर सारांश में दिखा देते हैं। हालांकि वो चीज़ जो होती है वो ट्रायल बैलेंस में ही वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ओके। क्योंकि जांच पड़ताल ट्रायल बैलेंस में ही होती है। जांच पड़ताल जो है वो लेजर में होती है, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस बनता है वो जांच के बाद बन जाता है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको सारांश भी समझ में आ गया है। इसके बाद क्या आता है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बैलेंस शीट क्या होता है कि जो एक प्रकार का एक वर्षीय, 2 वर्षीय, जैसा भी हो सकता है, अलग अलग होता है। तो बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो एक प्रकार का ये वित्तीय विवरण होता है। क्या होता है? ये वित्तीय विवरण होता है। ये अंतिम रूप से वित्तीय विवरण होता है किसी भी उद्योग, कंपनी, किसी भी फैक्ट्री, किसी कारखाने का, ठीक है। ये बैलेंस शीट जो होती है सरकार का भी है, कंपनियों का भी होता है, उद्योगों का, सभी का होता है। और इसके बाद आप जानते हो बैंकों का भी होता है बैलेंस शीट। तो इसी प्रकार आप जानते हो ये वित्तीय विवरण है, राइट। ये क्या है? एक प्रकार का अंतिम वित्तीय विवरण होता है। इसमें क्या होता है कि आप जानते हो इसमें क्या होता है, हम एक तरफ एसेट शामिल कर लेते हैं। एसेट्स यानी कि जो लाभ के हेतु हैं, लाभ प्राप्ति यानी कि लाभ प्राप्तियां, ठीक, लाभ प्राप्तियां एक प्रकार से शामिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो लायबिलिटीज होती हैं यानी कि उधारियां होती हैं, उनको हम शामिल करते हैं, ठीक है। तो उधारी कितनी है, फायदा कितने हैं, इस बेसिस पे हमको ये देखना होता है इसमें कि हमारा जो 1 साल या 2 साल में जो भी हमारा वित्तीय विवरण तैयार हुआ है, बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट में कितना पैसा आया, कहाँ से आया, कैसा आया, वो तो सब हम शामिल करते ही हैं। लेकिन कहाँ पैसा गया, इसमें क्या होता है बैलेंस शीट में, कहाँ कितना पैसा आया, एसेट के रूप में कितना पैसा आया, फायदा कितना हुआ, ये सब शामिल कर लेते हैं। दूसरी बात, जितनी उधारियां हैं, ठीक है, उधारियां हैं, ठीक है, वो हमने कितनी ली, कहाँ से ली हैं, वो देनी है, तो वो को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट है ये एक्चुअली में देखा जाए ना, ये क्या होती है एक प्रकार के देखी जाए तो एसेट और जो भी लायबिलिटीज होती हैं, एक देनदारियां का मतलब क्या होता है कि जिससे पैसा हमने उधार लिया था उसको हम पैसा दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एसेट प्राप्तियां हैं और उधारी देते हैं, तो उसके रूप में बैलेंस शीट तैयार होती है। तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, जैसे बैलेंस शीट बराबर होता है लाभ प्राप्ति टोटल का है। ये संपत्ति जो है ना वो टोटल की है। एसेट जो आएगा ना ये टोटल, जैसे एसेट को तो आप जानते ही हो कि हमारा पूरा एसेट कितना है, पूरी संपत्ति, पूरी कंपनी की जो बिजनेस है, संपत्ति है, राइट, एसेट है। इसके बाद आप जानते हो उसमें से हम क्या करेंगे, इसको जो उधारी होती हैं, देनदारियां होती हैं, उनको हटा देंगे। तो देनदारियां आप जानते हो कि क्या होती हैं कि जैसे हमने किसी से पैसा उधार लिया है, वो पैसा हम दे रहे हैं,
तो पैसा हम दे देंगे, तो जो हमारे पास लाभ बचता है तो वो बैलेंस शीट में दिखाता है कि हाँ, कि हमारा 1 साल के अंतर्गत या 2 साल के अंतर्गत देखो हमारा जो बैलेंस शीट है वो पॉजिटिव में है, राइट, वो पॉजिटिव में है। तो वैसे तो आप जानते हो कि लाभ प्राप्तियां के साथ साथ उधारियां बहुत सारी होती हैं, तो बहुत सारी घाटे में भी चलती हैं, वो तो अपना अपना सब होता है, वो चीज़ें हम मेंशन नहीं करेंगे। तो इतना समझ में आ गया ना। चलिए तो कुछ नहीं है, बैलेंस शीट 1 साल का पूरा वित्तीय विवरण होता है, ठीक है, जो जिसमें एसेट शामिल कर लेते हैं। और मैंने आपको एसेट और उधारियां ये सब बता ही दिया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो एक तरफ हम पूरा ऐसा बैलेंस शीट तैयार करेंगे, तो बैलेंस शीट में एक तरफ हम लिखेंगे क्या, लाभ के लिए जो हमारी एसेट होती हैं, ठीक, चाहे वो एसेट कौन कौन सी हो सकती हैं, करंट एसेट, नॉन एसेट हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो जो नॉन है वो नेक्स्ट ईयर जो बैलेंस शीट बनती है उसमें शामिल हो जाती है। चलो, तो एसेट इसमें आ जाएगा। तो एसेट में आप जानते हो फिक्स एसेट है, नॉन करंट, करंट एसेट, ये सब शामिल इसमें कर लेते हैं। इसके बाद हमारी टोटल संपत्ति क्या है वो इस आधार पे आ जाती है। इसके बाद आप जानते हो उधारी होती है, जैसे जो हम देनदारी करेंगे, उधारियाँ जो ली हैं उनको हम देंगे, तो उनको हम शामिल इसमें करेंगे इस प्रकार से, कहाँ से कितना क्या लिया है, कैसा है। इसके बाद हम पूरा डाटा तैयार कर लेते हैं, पूरा बना लेते हैं, और बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो एक्चुअली में पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, इस चीज़ को हम देखते हैं। कभी कभी बैलेंस शीट बराबर भी होती है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव निगेटिव भी हो, बराबर भी हो जाती है, राइट, तो बराबर भी होती है। वैसे बराबर बहुत कम देखने को स्थिति मिलती है। बैलेंस का मतलब है संतुलन, संतुलन को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि आप जानते हो यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस शीट में हम जानते हो क्या होता है कि जो हमारे पास परिसंपत्ति होती है, राइट, जो हमारे पास परिसंपत्ति होती है, उस परिसंपत्ति में हम जो उधारियां हैं, देनदारियां हैं, उनको हटा करके जो हमको लाभ मिलता है उनको हटा देते हैं, राइट। जैसे आप जानते हो कि हमारी टोटल परिसंपत्ति कितने की है, परिसंपत्ति हमारी टोटल कितने की है, तो वो मान लो 1 करोड़ की है, राइट, 1 करोड़ की है। अब 1 करोड़ की हमारी परिसंपत्ति है, मैंने कहीं से पैसा उधार लिया था, अब 1 करोड़ पैसा है, ठीक। अब 1 करोड़ रुपया जो है, 1 करोड़ रुपया है, ये क्या है हमारा है। अब इसके बाद मैंने क्या काम किया, जितनी उधारियां ली थी वो दे दी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमको लाभ कितना बच रहा है, यानी कि पूरी संपत्ति में पूरी परिसंपत्ति में अंतिम रूप से हम उधारी चुकता करते हैं। उधारी चुकता करने के बाद हम ये देखते हैं कि लाभ कितना है, उस लाभ को हटाते हैं, तब हमको ये दिखाई पड़ता है कि हाँ वाकई मेरी बैलेंस शीट बिल्कुल पॉजिटिव है, राइट, बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर लाभ नहीं हो रहा है तो चल रही है तो वो तो बैलेंस उसका रहेगा, संतुलन रहेगा। तो लाभ जो है एक्चुअली में देखा जाए तो लाभ को हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट से बाहर करते हैं, ठीक। बैलेंस शीट में हम लाभ को नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि लाभ जो होता है, हर व्यक्ति लाभ चाहता है, तो लाभ को पहले हटाओ, देनदारियों को हटाओ, जो परिसंपत्ति जो बची थी, अब वो परिसंपत्ति आज भी मेरी ही उतनी है जो हमने स्टार्टिंग में लगाई थी, समझ रहे हो, आज भी मेरी उतनी है जो स्टार्टिंग में लगाई थी, और जो मैंने चुकता लिया था वो सब दे दिया है। अब मैंने लाभ है तो वो हमारी मेहनत किया है, वो लाभ है, वो हम हटाएंगे। इसके बाद जो पैसा बच रहा है वो उतना ही बच रहा है जो हमारा निवेश किया गया था, तो वही कहलाती है उसकी बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट एकदम मस्त है, बढ़िया है, पॉजिटिव है। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं बैलेंस शीट आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं संप्रेषण, कम्युनिकेशन क्या होता है। इसमें आप जानते हो कि कोई भी कंपनी होती है, राइट, कोई भी स्टैब्लिश होती है, तो वो प्रॉफिट कमाती है, तो उस प्रॉफिट जो कमा रही है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सरकार को भी देना होता है, ठीक है। संप्रेषण उसे बोलते हैं, संप्रेषित यानी कम्युनिकेशन में आते हैं कि सरकार को बताना होता है कि हमारा टर्नओवर कितना है, ठीक, ग्रोथ टर्न कितना है, नेट टर्न नहीं, ग्रोथ कितना है, ग्रोथ करने के बाद हमारा नेट टर्न कितना है, ये चीजें सरकार को भी देना होता है, ठीक, सरकार को टैक्स देना होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि
ऐसा ही अपना मर्जी है किसी भी, भाई हमारे देश में चला रहे हो, हमारी देश की सरकार के अंदर चला रहे हो, तो भाई सरकार का कुछ तो बनता है ना। तो आप हमेशा रखना संप्रेषण में हम उसको शामिल कर लेते हैं जो सरकार क्या करती है उसमें सरकार अपना हस्तक्षेप करती है, सरकार उसमें पैसा ले लेती है, ठीक है, टैक्स के रूप में पैसा लेती है, कंपनियों पे टैक्स लगाती है, ठीक है, पूरा कंपनी टैक्स देती है। तो आप जानते हो सरकार को ये भी बताना होता है कि हमारे पास कितना नेट टर्नओवर है, कितना पैसा है, कितना ओवर टर्न मतलब पैसा हमारे पास लाभ हुआ है, तो उस हिसाब से सरकार को दो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं तो ये सब देखा जाता है, तो हमेशा याद रख सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज यहाँ समझो, एक चीज यहाँ और समझो, जैसे आप जानते हो कि कुल इक्विटी, अब एक बात यहाँ समझो, कुल इक्विटी प्लस देनदारियां, प्लस देनदारी। तो एक बात यहाँ समझो, ये देनदारियां कौन थी, एक बात ध्यान से सुनो कि जैसे जो चीजें हमने चुकता की हैं वो तो हम हटाएंगे, अब जैसे हम किसी को उधार भी तो देते हैं, अब ये इक्विटी जो है ये एक प्रकार का एसेट होता है, ये भी तो एसेट है, ये ऐसा है। अब जैसे ये देखा जाए तो इनको हम उनको सभी जोड़ लेते हैं, जो हमने किसी को उधार दिया है तो वहां से भी तो पैसा आएगा, समझ रहे हो ना, वहां से पैसा आएगा करेंट एसेट के रूप में। तो अब या चाहे करेंट एसेट में आप शामिल कर लो उनको, चाहे अलग से उनको देनदारी में शामिल कर लो, वो एक अलग बात है, ये ठीक है, तो वो ऐसे कर सकते हो। तो ये भी वो एक ही बात है। तो इक्विटी एक प्रकार का क्या होती है, एक शेयर होता है, इक्विटी हमारा हिस्सा प्लस देनदारियां, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मली है और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है आपको। चलो, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे लेखांकन जो अकाउंटिंग होता है उसकी शाखाएं क्या क्या होती हैं। तो बहुत सारी शाखाएं आपको मिल जाएंगी, उनको भी हम कल पढ़ेंगे, ओके। इसमें अगर जैसे कुछ बस बचा तो कुछ नहीं है, बैलेंस शीट में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो बैलेंस शीट में अगर और डिटेल से जाना है तो फिर इसकी संरचना को देखा जाता है, देनदारियां देखी जाती हैं, तरलता देखी जाती है, निवेश, सब कुछ देखा जाता है, वो अलग बात है। तो वो सभी एक वित्तीय विवरण के रूप में आ जाता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना हमारे, और अपना जो सोशल मीडिया है उस पर शेयर कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको क्या करना है, आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अगर कोई आप लेक्चर देखते हो तो कमेंट जरूर किया करो, कमेंट अगर आप करते हो तो इससे क्या है कि और भी जो बच्चे हैं वो भी आकर्षित होंगे, क्यों, वो देखेंगे कि बहुत सारा अच्छा पढ़ा रहे हैं, कमेंट अच्छा आए हैं, तो और भी बच्चे जुड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बेहतरीन से बेहतरीन करने का आप प्रयास कीजिए, यही आपसे आशा करते हैं। चलिए।